अब जैसे मैंने तुम्हें बोला कि तुम लोग अगर यार कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो तुम्हें ऐसी डोमेन्स में जाके बैठना पड़ेगा, तुम्हें आईआईटी सिस्टम में जाके बैठना पड़ेगा, तुम्हें बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में जाके बैठना पड़ेगा, तब ये चीजें चलेंगी, अदरवाइज ये सिस्टम ऐसे नहीं चलेगा। आज मैं जो तुम्हें डिस्कशन करूंगा वो हर तरीके का डिस्कशन होगा। मैं गवर्नमेंट जॉब के बारे में भी डिस्कशन करूंगा, मैं प्राइवेट के बारे में भी हम करेंगे, हम अब्रॉड के बारे में भी करेंगे, हम मैनेजमेंट के भी बारे में करेंगे, हर चीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन प्रोफेशन हमें बहुत समझना जरूरी है कि इंजीनियरिंग प्रोफेशन क्या चीज है। अब इंडिया में जैसे मैंने तुम्हें बोला कि अलग अलग प्रोफेशंस हैं। तुम लोग बीटेक के बाद, बीटेक एक कोई रिसर्च प्रोग्राम नहीं है, मास्टर्स या पीएचडी ये रिसर्च प्रोग्राम है। और एक चीज दिमाग से ये निकाल देना कि अगर मैंने मास्टर्स किया या पीएचडी किया तो उसका सिर्फ टीचिंग से रिलेशन है। टीचिंग तो यार अगर तुम बाय चॉइस जाना चाहते हो तभी बाय चॉइस होती है, अदरवाइज नहीं होता है। अदरवाइज एक्चुअल में इसका जो पर्पस है वो रिसर्च है। अब रिसर्च वर्ड का क्या मतलब होता है, ध्यान से समझना। कोई बताना चाहेगा रिसर्च का क्या मतलब होता है? वर्ड सुना आप लोगों ने? रिसर्च सुना? रिसर्च इसका मतलब क्या होता है? जो भी अपनी लैंग्वेज में बोलना चाहो, सही गलत कोई इशू नहीं है। खोज करना, ठीक है। और कुछ? किस चीज की खोज करना? ना यही पॉइंट है बस, किस चीज की खोज करना? हाँ जी, आइडियाज, ठीक है। और कुछ? एक्चुअल में क्या है जो मैं तुम्हें बात कर रहा हूं ना, डेवलपमेंट की हम जो बात कर रहे हैं कि यार उस कंट्री ने ऐसा कर दिया, हम भी अगर ऐसा करना चाहते हैं, या उसने अगर ऐसा कर दिया उससे हम 2 कदम और आगे जाना चाहते हैं। महिंद्रा ने गाड़ी बनाई, ई व्हीकल बनाया, उसका एक रेंज की मैं अगर पर्टिकुलर बात करूं, महिंद्रा ने बोला कि हमारी ये इस रेंज की, इस सेगमेंट की जो गाड़ी है ना वो 350 किलोमीटर चलती है एक बार फुल चार्ज करने में। अब प्रॉब्लम क्या है? रिसर्च का मतलब होता है कि हमें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना। सुनो ध्यान से, रिसर्च का मतलब होता है रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना। अब रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम क्या है? यहां से प्रॉब्लम जनरेट हो गया। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम ये है कि वो 350 किलोमीटर चलती है, लेकिन 350 किलोमीटर एक इंडिया में उसके पीछे जितना एक्सपेंडिचर हो रहा है या जो भी जितने ज्यादा खर्च हो रहा है उसके हिसाब से 350 किलोमीटर कम है। हमें कुछ ऐसी फैसिलिटी बनानी है, हमें कुछ ऐसी गाड़ी बनानी है, ऐसी बैटरीज बनानी है जिससे ये 350, 370 हो जाए या 390 हो जाए या 400 हो जाए या 450 हो जाए। ये प्रॉब्लम है कि इसे 350 की रेंज को बढ़ाना। मैं जस्ट एक सिंपल सी एग्जांपल लेके चल रहा हूं। अब इसके पीछे फिर काम स्टार्ट होगा, इसके पीछे फिर काम स्टार्ट होगा। काम किस तरीके से स्टार्ट होगा? बैटरीज के ऊपर काम स्टार्ट होगा, एफिशिएंसी के ऊपर काम स्टार्ट होगा, लॉसेस को कम करने के ऊपर काम स्टार्ट होगा, ऐसे काम स्टार्ट होएगा। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि जम्मू को श्रीनगर से कनेक्टिविटी है ही नहीं थी यार, कोई भी। एक बीच में बहुत बड़ा ब्रिज की रिक्वायरमेंट थी। ये रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है। रिसर्च का मतलब होता है रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के सॉल्यूशन देना, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के सॉल्यूशन देना। अब एक्सपेंशन तो होनी है इस कंट्री के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर की तो बहुत ज्यादा नीड है, बहुत ज्यादा नीड है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर आप किसको कॉम्प्रोमाइज करके कर रहे हो ना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि सस्टेनेबल मॉडल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तुम लोग 4 लेन सड़कें बना दो, 6 लेन सड़कें बना दो, पेड़ अगर तुम काटते चले जाओगे तो एनवायरमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा, मॉडल तुम्हारा सस्टेनेबल नहीं रहेगा। तो रिसर्च जब तुम कोई भी चीज के लिए कर रहे हो, ऐसा नहीं कि कोई कंट्री बहुत अच्छा नहीं कर सकती, वो दिनों में अच्छा कर सकती है, लेकिन उसको इस चीज का भी ध्यान रखना होता है कि इसके एडवर्स इफेक्ट्स क्या होंगे। आज हम लोग 5G टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। आज आईटी कानपुर में 7G के ऊपर काम चल रहा है, 6G का तो टेस्टिंग चल रहा है उस चीज के लिए। अब इस चीज को ध्यान में जरूर रखा जाता है कि भाई एनवायरमेंट को लेके, खास करके एनवायरमेंट को लेके ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कुछ ऐसी चीज कर रहे हैं जिससे आने वाली जनरेशन को इश्यूज आने स्टार्ट हो जाए, या जो करंट में जो जनरेशन चल रही है इनको इश्यू स्टार्ट हो जाए। तो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। तो रिसर्च का जो मतलब होता है वो होता है कि भाई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम का सोल्यूशन। मैं एग्जांपल एक और दे रहा हूं। मैं राजपुरा रहता हूं, राजपुरा इस NH1 के ऊपर ही है। राजपुरा से मैं चंडीगढ़ डेली अप डाउन करता हूं, तो मैं बनी टिकती नहीं है वहां पे, सड़क ही टिकती नहीं है। अगर आप लोगों में किसी ने वहां पे अगर कोई गया हो, उस रोड में पता नहीं क्या इश्यू है, वो उसमें क्रैक्स आ जाते हैं और फिर धीरे धीरे वो सड़क टूटना स्टार्ट हो चुकी है, टूटना स्टार्ट है। पिछले 5 साल के अंदर कम से कम मैंने उसको 20 बार बनते देख लिया है। अब ये प्रॉब्लम है। अब जब वो भारतमाला से कनेक्ट होगी और रेल उसका डायरेक्ट एयरपोर्ट से कनेक्शन होगा तो एक बहुत बड़ी समस्या बन जाएगा। अभी रिसेंटली फिर से वो नई सड़क बन गई है। तो रिसर्च का मतलब है तुम्हें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देना। ये तो बड़ी सिंपल सी मैं तुम्हें चीजें बता रहा हूं जो तुम्हें डायरेक्टली चीजें समझ में आ जाएं।
ग्रीन बिल्डिंग्स का कंसेप्ट बहुत ज्यादा चल रहा है, ई वेस्ट मैनेजमेंट, आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स ही चलते चले जा रहे हैं, हर जगह पे इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया। आपके टू व्हीलर में इलेक्ट्रॉनिक्स यूज हो रहा है, तो उसमें माइक्रो प्रोसेसर यूज हो रहा है। अब ऐसा तो नहीं है कि उनकी लाइफ अनलिमिटेड है, ऐसा भी नहीं है कि इन्फिनाइट उनकी लाइफ है, उनको वेस्ट होना है, उनको खराब होना है। तो वेस्ट को मैनेजमेंट कैसे करना है, ई वेस्ट मैनेजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट, उसका एक बहुत बड़ा इश्यू है यहां के लिए, नहीं किसी भी कंट्री के लिए। तो रिसर्च का मतलब है आपकी किसी भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के हमें सोल्यूशन देना। अब वापस आते हैं अपने पॉइंट के ऊपर कि अब हमारे पास सर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या होती हैं। अब तुम लोग जैसे बीटेक कंप्लीट करोगे तो बीटेक करने के बाद तुम्हारे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। तुम लोग सर एमटेक के लिए जा सकते हैं, तुम लोग एमएस के लिए जा सकते हो, तुम लोग मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए जा सकते हो, तुम लोग पब्लिक सेक्टर के लिए जा सकते हो, तुम लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए जा सकते हो, तुम लोग अब्रॉड जा सकते हो, तुम लोग अपने बिजनेस के लिए जा सकते हो। देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। अब एक एग्जाम है जिसका भी मैं नाम लूंगा, जिसके बारे में आप लोगों ने सभी ने सुना होगा, लेकिन एक्चुअल में इस एग्जाम का एक्चुअल में मतलब नहीं पता कि एग्जाम क्या चीज है। हम इसको अभी तक एग्जाम लेके चलते हैं कि गेट एग्जाम की अगर हम बात करें, देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है जॉब, एक होता है करियर। दो चीजें होती है, एक होता है जॉब, एक होता है करियर। अगर तो अभी तक जो तुम रैट रेस अगर फॉलो करते चले जाओगे तो वो जॉब का पार्ट आ जाएगा। करियर एक अलग चीज होती है। करियर क्या चीज होती है, तुम ऐसा कोई काम जिसको तुम करते हुए बड़ा इंटरेस्ट से कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो उस काम को करते हुए, और उसके लिए तुम लोग उस काम को करने से तुम्हें बेनिफिट क्या मिल रहा है, मॉनिटरी बेनिफिट क्या मिल रहा है, तुम लोग उसको नहीं देख रहे हो, वो करियर है, वो करियर है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमारा सर इंटरेस्ट बहुत सारी चीजों में बनता है, बहुत सारी चीजें हम डेली बेस पे करते हैं, लेकिन कुछ चीजों को हम बहुत इंटरेस्ट से करते हैं, कुछ चीजों को हम बहुत सारे इंटरेस्ट से नहीं करते हैं। तो जो चीज तुम अपने इंटरेस्ट से कर रहे हो वो तुम्हारा करियर है, वो तुम्हारा पैशन है, तुम्हारा उसमें इंटरेस्ट है। लेकिन जो चीजें तुम कर रहे हो कि नहीं सर ठीक है मेरा जेई का जॉब लग गया, लेकिन मेरे को सर इसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो सोच के देखो तुम लोग उसमें कभी जस्टिफिकेशन नहीं कर पाओगे। तुम्हें जॉब मिल गया सेल्स मार्केटिंग का, तुम्हें जॉब मिल गया एक स्ट्रक्चर इंजीनियर का, लेकिन तुम्हारा उसमें इंटरेस्ट ही नहीं बना, तुम लोग कभी उसमें जस्टिफिकेशन नहीं कर पाओगे। ये एक ऐसा एग्जाम है जो तुम्हें करियर देता है। करियर का मतलब है कि तुम्हें अपने इंटरेस्ट की चीज करना, अपने इंटरेस्ट को, डोमेन को आइडेंटिफाई करना, फिर उस डोमेन के लिए काम करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो ये एग्जाम देता है। ये एग्जाम नहीं है, ये बेसिकली करियर है, क्योंकि ये एक ऐसा एग्जाम है जो तुम्हारे पास मल्टीपल रास्ते ओपन कर देता है। जो भी तुम चीज सोचो कि बीटेक के बाद सर बेस्ट चीज क्या मिल सकती है, वो सारे के सारे रास्ते जो है वो इस एग्जाम के थ्रू मिल जाएंगे। क्योंकि इसका एग्जाम का मतलब अगर मैं हिंदी मतलब बनाऊं, गेट मतलब दरवाजा, अगर तुम इसके थ्रू निकल के चल रहे हो तो तुम्हारे पास बहुत सारे रास्ते आगे ओपन होते हैं, और वो सारे के सारे जो रास्ते हैं वो बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटीज होता है तुम्हारे लिए। तो ये एग्जाम ऐसा एग्जाम है, पहला जो तुम्हें बहुत सारे रास्ते देता है, दूसरा ये तुम्हें करियर देता है, तुम्हें अपनी चॉइस ऑफ फील्ड में जाने का तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी देता है। ये एक ऐसा एग्जाम है क्योंकि इसके थ्रू मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज तुम्हारे पास जो है वो ओपन होती हैं। अब मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज की अगर हम बात कर रहे हैं तो जैसे तुम्हें बताया तुम्हारे पास हायर स्टडीज का ऑप्शन होता है, तुम्हारे पास मैनेजमेंट का ऑप्शन होता है, मतलब टेक्निकल एक डोमेन है, मैनेजमेंट एक डोमेन है, फिर तुम्हारे पास जॉब का ऑप्शन होता है। ये रास्ते, ये एग्जाम है जो तुम्हारे पास सारे रास्ते जो है वो ओपन कर देगा। अब इस एग्जाम में क्या है कि जब इस एग्जाम का हम नाम सुनते हैं ना तो कुछ डर दिमाग में आते हैं। वो डर क्या है, ये 3 डर हैं, वो सारे 3 डर क्या है। सबसे पहला, सर गेट एग्जाम में कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई होता है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है सर। दूसरा कि सर ये डिफिकल्ट एग्जाम है। तीसरा कि सर मेरे को 60+ नंबर लेके आने पड़ेंगे तभी मेरा ये है जो है इसके थ्रू करियर बनेगा। अच्छा, मैं आप लोगों से क्वेश्चन एक पूछूं कि ये बताओ, जस्ट रेज योर हैंड, किस किस को लगता है ये एग्जाम डिफिकल्ट है? जस्ट रेज योर हैंड, जल्दी करो जल्दी यार, 60-70% हाथ खड़े होने चाहिए। सबको लगता है डिफिकल्ट है, करो करो जल्दी। 1 सेकंड के लिए होल्ड रखना। आप में से कितने लोगों ने गेट के प्रीवियस ईयर उठा के देखे हैं? स्टिल यू आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट, स्टिल यू आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट। ये उससे लिंक्ड है क्वेश्चन, पहला डिफिकल्ट, दूसरा क्या स्टिल लगता है कि तुम्हें डिफिकल्ट है अगर तुमने प्रीवियस ईयर उठा के देखे हैं तो? चलो इसका आंसर करते हैं, मतलब मेजॉरिटी हाथ नीचे हो गए, मेजॉरिटी हाथ की। अब ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक मिथ एक दिमाग में बैठा हुआ है, पता नहीं कहां से आ गया दिमाग में कि ये एग्जाम डिफिकल्ट है। देखो ये एग्जाम डिफिकल्ट नहीं है, ये एग्जाम कंसेप्चुअल एग्जाम है, ये एग्जाम समझने वाला एग्जाम है, ये एग्जाम डिफिकल्ट नहीं है। बाकी यस, ये पेपर जो है कितने नंबर का होता है? ये पेपर 100 नंबर का होता है। कोई भी ब्रांच अगर आप उठा के देखोगे, यस 15 से 20 नंबर का ऐसा पार्ट होता है जो डिफिकल्ट होता है। यस डिफिकल्ट होता है, हर ब्रांच के लिए वो एप्लीकेबल है।
लेकिन आज हम लोग इंजीनियरिंग के एक ऐसे एरा में हैं जहां पे मैं वो डिफिकल्ट पार्ट छोड़ सकता हूं, क्योंकि जो मैंने पहला पॉइंट लिखा है ह्यूज कंपटीशन, वो इस टाइम पे सबसे मिनिमम पे है। मैं डाटा लेके चल रहा हूं। डाटा क्या है? 2016-17 के अंदर गेट एग्जाम ने पीक हिट किया था। कितने बच्चों ने अप्लाई किया था? 13.5 लाख बच्चों ने अप्लाई किया था 2016-17 के अंदर ना। ये पीक मैक्सिमम, मिनिमम हिट हुआ है 2024 के अंदर। 2024 में किसी को आइडिया है कितने लोगों ने अप्लाई किया था? 13.5 लाख के कंपैरिजन में ओनली 5.5 लाख बच्चों ने। 13.5 लाख से 5.5 लाख डाउन आ गया, और ये मिनिमम है। अब 2025 में भी ये राइज होना दोबारा से स्टार्ट हो गया, और ये जो राइज हुआ है इस बार कितने बच्चों ने अप्लाई किया? तकरीबन 8.5 लाख बच्चों ने। लेकिन ये जो राइज का जो मेन रीजन है वो सिविल ब्रांच नहीं है, मैकेनिकल नहीं है, इलेक्ट्रिकल नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, कंप्यूटर साइंस एक बहुत बड़ा रीजन है। क्योंकि कंप्यूटर साइंस में बच्चों की जॉब नहीं लग रही है, और जिनकी लग रही है उनको अच्छे पैकेजेस नहीं मिल रही है, या वहां से उसको ग्रोथ नहीं मिल रहा है। क्योंकि कंप्यूटर साइंस इंजीनियर को ये पता लग गया कि मेरे को अगर ग्रोथ चाहिए तो मेरे को हायर स्टडीज, स्पेशलाइज्ड कुछ ना कुछ अपने आप में लेके आना पड़ेगा। AI, ML, साइबर सिक्योरिटी, मेरे को स्पेशलाइजेशन चाहिए, तभी मेरे को करियर मिलेगा। दूसरा राइज होने का जो रीजन है वो है नॉन इंजीनियरिंग डोमेन का गेट के लिए फॉर्म ओपन करना। पहले नॉन इंजीनियरिंग ब्रांचेस, ह्यूमैनिटीज जो है वो गेट का पेपर नहीं होता था ह्यूमैनिटीज का, अब गेट का पेपर स्टार्ट हो गया है। तो अब जो कंपटीशन वाली बात है वो इस टाइम पे सबसे मिनिमम पे है, और मैंने तो अभी सिर्फ वर्ड यूज किया अप्लाई करने वाला। इसके बाद अप्लाई करने के बाद पेपर देने कितने गए, और उसमें से फिर क्वालिफाई कितने गए, फिर उसमें से किसको एक्चुअल में अपॉर्चुनिटी मिलती है, ये नंबर लास्ट में आके बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तो कंपटीशन पहला इस टाइम पे सबसे मिनिमम पे है। दूसरा, गेट डिफिकल्ट है नहीं, गेट का 15-20% पार्ट ऐसा होता है जो डिफिकल्ट होता है। बिलीव मी फ्रेंड्स, यू कैन लीव दैट। तुम उसको छोड़ सकते हो, तुम उसको छोड़ सकते हो। आज मैं ये बोल रहा हूं, पिछले साल भी मैंने बोला, अगले साल भी मैं बोलूंगा, उसके बाद नहीं बोलूंगा, और उससे पहले मैंने नहीं बोला था कि तुम उसको छोड़ सकते हो। क्योंकि ये जो तीसरी स्टेटमेंट है कि मेरे को 60+ नंबर चाहिए गेट के थ्रू अगर करियर बनाना है, ये आज के टाइम पे ये ट्रू नहीं है। रीजन, एक तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कम हो गए हैं, दूसरा जो बच्चे गेट क्वालिफाई भी कर पा रहे हैं उनके नंबर नहीं आ रहे हैं। मैं तुम्हें सारा डाटा दूंगा मैं, और ये जो मैं तुम्हें डाटा दे रहा हूं मैं अपनी मर्जी से नहीं दे रहा हूं। इस बार पेपर किसने कंडक्ट करवाया था? IIT रुड़की ने। पिछली बार किसने करवाया था? IISc बेंगलोर ने। इन्होंने एक स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट रिलीज किया है, PDF है पूरा उसका, वहां पे पूरा डिटेल में डाटा दिया इन्होंने कि कितने बच्चों ने ब्रांच वाइज, कैटेगरी वाइज पेपर दिया, किसके कितने नंबर आए, इतने नंबर से ऊपर कितने कैटेगरी वाइज बच्चे हैं, उसने पूरा डिटेल में डाटा दिया हुआ है। अगर चाहोगे मैं तुम्हें खोल के दिखा दूंगा मैं, लेकिन उसका एनालिसिस की बेस पे कंक्लूजन्स मैं तुम्हें दे दूंगा यहां पे कि क्या कंक्लूजन्स है उसके। अब जो डिफिकल्ट पार्ट है सिविल के लिए कौन सा है, जिसको सबसे डर लगता है, वो डिजाइन वाला पार्ट है। 4 सब्जेक्ट्स आप लोगों के, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चर एनालिसिस, RCC और स्टील स्ट्रक्चर्स। ये 4 सब्जेक्ट हैं जिसको सिविल के बच्चे डिफिकल्ट बोलते हैं, क्योंकि ये 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें सारा कैलकुलेशन है, सारा कैलकुलेशन है, डिजाइन है सारा का सारा। बिलीव मी फ्रेंड्स, तुम 4 सब्जेक्ट छोड़ सकते हो आज रिटर्न के लिए, गेट एग्जाम के लिए। इंटरव्यू वगैरह के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूं मैं। गेट एग्जाम का जो कंप्यूटर सिविल ब्रांच का जो टोटल मॉड्यूल है ना, वो तकरीबन 600 घंटे का प्रिपरेशन मॉड्यूल है, जिसमें तुम्हारा 100 नंबर का तैयार होता है, और इस 600 में से 250 घंटे ये 4 सब्जेक्ट खा जाते हैं। ये 4 सब्जेक्ट 250 घंटे लगते हैं इसको करने में, लेकिन इसका अगर तुम वेटेज निकालोगे 100 नंबर में से, वो 18 नंबर के आसपास है, वो 18 नंबर के आसपास है। तुम उसको छोड़ दो। सॉइल मैकेनिक्स, एनवायरमेंट, दोनों सब्जेक्ट का मिल मिला के 25 से 28 नंबर का आता है। मैथमेटिक्स 15 नंबर का आता है। हाईवे सर्वे दोनों मिला के 12 से 14 नंबर का आता है। हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन मिला के दोनों का 4-5 नंबर का आता है। ओपन चैनल फ्लो में से 4 से 5 नंबर का आता है। इतना का कर जाओ बस। डिजाइन वाले सब्जेक्ट छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि मेरे को आज 60+ नंबर नहीं चाहिए। सेफ स्कोर क्या है सर? 80 नंबर का ढंग से तैयार करके जाओ, और तुम्हारा जो मार्क्स अगर 35 से लेके 60 नंबर के बीच में आ जाते हैं, बिलीव मी फ्रेंड्स, IIT भेजने की गारंटी मेरी है। किस एश्योरेंस से बोल रहा हूं मैं? ऐसा नहीं मैं जलंधर में हूं या मैं चंडीगढ़ से हूं, बिकॉज दिस इज अ प्लेटफॉर्म, योरपीडिया प्लेटफॉर्म, जो पैन इंडिया प्रेजेंस रखता है और यही काम करता है। उसी कॉन्फिडेंस से मैं तुम्हें बोल पा रहा हूं, क्योंकि जो एक्चुअल में रियल वर्ल्ड का प्रॉब्लम चल रहा है, जो रियल वर्ल्ड में चीजें चल रही हैं। तो गेट
कंपटीशन मिनिमम पे है। डिफिकल्ट, यस डिफिकल्ट पार्ट है, तुम उसको छोड़ सकते हो। 60 प्लस नंबर चाहिए, नहीं मेरे को 60 प्लस नंबर जो है इसके लिए नहीं चाहिए अगर मेरे को गेट के थ्रू करियर बनाना है। अब इसके कुछ मैंने फैक्ट्स है, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, जो मैं तुम्हें रिपोर्ट बताया उसके बेस पे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैंने निकाले। फैक्ट्स क्या है? सबसे पहला है कि 50 से 60% बच्चा कम आ गया पिछले 5-6 साल के अंदर, मैंने बता दिया। दूसरा, जितने बच्चे पेपर भरते हैं 20% उसका पेपर देने जाते ही नहीं है। इस बार 22% नंबर है। 8.5 लाख बच्चों ने भर तो दिया, लेकिन 22% बच्चे पेपर देने ही नहीं गए हैं। उसके बाद ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देखो, जितने बच्चों ने गेट क्वालिफाई किया, कितना परसेंट गेट क्वालिफाई करता गेट एग्जाम को? है कोई आइडिया, अंदाजा बताओ? इट रेंजेस बिटवीन 15 to 18%। 15 से 18% बच्चा ऐसा जो गेट क्वालिफाई कर पाता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सब डिफिकल्ट है, देखा आपने, डिफिकल्ट है इस कारण से इतना कम परसेंटेज कर रहे हैं। 22% और 20% तो पेपर देने नहीं जा रहा है, और जो पेपर देने जा रहा है उसका 50% जस्ट देख आते हैं कैसा पेपर कैसा आता है, देख आते हैं, इससे ले जाता है। एक्चुअल में अगर जितना बच्चा पेपर भरता है ना, उसका 30% बच्चा ऐसा होता है जो तैयारी करता है, और उस 30% में से, मतलब टोटल का 30% में से 18% जो है वो क्वालिफाई कर जाता है। ये एक्चुअल में गेट का एक्चुअल डाटा है तुम्हारा। अब जितने बच्चे गेट क्वालिफाई करते हैं, ध्यान से सुनना, जितने बच्चे गेट क्वालिफाई करते हैं उसका 5 से 10% ही ऐसे स्टूडेंट हैं जिसके 60 प्लस नंबर आते हैं। ओनली 5 to 10% स्टूडेंट्स आर देयर जिसके 60 प्लस नंबर आते हैं। और ये मैं तुम्हें जो पिछले 2 साल का डाटा दे रहा हूं, जिसका स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट हमारे पास आया है, उससे पहले का डाटा ये है। अगर मैं तुम्हें इसको ले जाऊं पिछले 2016, 17, 18 तक, 60 प्लस नंबर लेने वाले का जो परसेंटेज होता था, अगर मैं सिविल ब्रांच की बात करूं, वो 30 to 35% होता था। और उन्हीं के लिए करियर ओपन होता था, क्योंकि मेजॉरिटी जो ऑप्शंस आती थी वो 30 से 35% वाले जो टॉप का बच्चा होता है उसी के लिए होती है। उसके बाद ये बड़ी जबरदस्त चीज है, जितने बच्चे गेट क्वालिफाई करते हैं उसमें 35 से कम नंबर लेने वाले बच्चे जो है वो 60% हैं। जिन्होंने क्वालिफाई किया उसका 35 से कम लेने वाले बच्चे जो है वो 60% है। तो मेरे लिए जो सेफ स्कोर हो गया, वो सेफ विंडो जो मेरे पास आ गया, वो 35 से 60 है। और ये मैं सिर्फ जनरल कैटेगरी का डाटा दे रहा हूं, मैं रिजर्व्ड की बात नहीं कर रहा हूं। यहां पे रिजर्वेशन वाले के लिए तो और ज्यादा बेनिफिट है। पूरा डाटा, पूरी रिपोर्ट है मेरे पास, पीडीएफ है, मैं तुम्हें खोल के दिखा दूंगा मैं। तो मेरे लिए जो सेफ विंडो आ गया वो क्या आ गया? 35 से 60। बिलीव मी फ्रेंड्स, 35 से 60 के बीच में नंबर ले आओ, नो डाउट जितना नंबर तुम्हारे ज्यादा रहेंगे उतनी अपॉर्चुनिटीज अच्छी रहेंगी, उसमें कोई दो डाउट है ही नहीं है, दो राय है ही नहीं है उसमें। जितने मार्क्स ज्यादा उतना अच्छा अपॉर्चुनिटी। लेकिन आज के टाइम पे अगर तुम्हारा स्कोर 35 से 60 के बीच में आ जाता है, एंड इफ यू आर फ्रॉम द जनरल कैटेगरी, आईटी भेजने की गारंटी मेरी है। इफ यू आर टारगेटिंग पब्लिक सेक्टर, तो तुम्हें अपना जो स्कोर है 45-50 प्लस करके पढ़ना पड़ेगा, 45 से 50 से प्लस करना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद जितना बच्चा इंजीनियरिंग का, मैं 5 ब्रांचेस को लेके चल रहा हूं, मैकेनिकल, सिविल, ईसी, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस। अब इस 5 ब्रांचेस में जो सबसे ज्यादा जो इस टाइम पे गेट का एग्जाम दे रहा है वो कौन सी ब्रांच के बच्चे हैं? कंप्यूटर साइंस। उसके बाद कौन सी ब्रांच है? सिविल। उसके बाद अगली ब्रांच सिविल है। अब दिमाग में आता है, अब ये डाउट आएगा दिमाग में, सर सिविल क्यों लिख रहा है पेपर? बहुत बड़ा रीजन है उसके पीछे, क्यों सिविल इतना ज्यादा लिख रहा है। ये एट द एंड ऑफ द वैसे मैं बीच में कहीं पे बताऊंगा तुम्हें मैं, अगर मैं रह गया ये क्वेश्चन का आंसर करना तो एंड में मेरे से पूछना ही पॉइंट कि सर क्यों सिविल का बच्चा क्यों ज्यादा लिख रहा है पेपर, रीजन है उसके पीछे। जबकि सिविल इंजीनियर बीटेक लेवल पे अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है, मास्टर्स के बाद प्राइवेट में अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है। अगर मैं जॉब प्लेसमेंट की बात करूं बहुत कम है, तो क्यों फिर गेट क्यों लिख रहे हैं सर बच्चा? मैं तुम्हें इसका रीजन बताऊंगा, बीच में कहीं पे आएगा। आगे ही बात समझ में। तो दूसरी ब्रांच सिविल इंजीनियर है। उसके बाद आ जाओ कुछ और इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स गेट के लिए, दैट इज कितना परसेंट स्टूडेंट क्वालिफाई कर रहा है? 15 से 18%। 30% स्टूडेंट ऐसा है जो मेजॉरिटी मैक्सिमम नंबर है जो कंप्यूटर साइंस का है। कंप्यूटर साइंस और डीए, डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है, नया गेट का ब्रांच स्टार्ट हुआ था पिछले साल, आईसी बेंगलोर ने स्टार्ट किया था। उसके बाद पीएसयू रिक्रूटमेंट थ्रू गेट रिड्यूसिंग, इस बार आईयूसीएल एग्जिट मांग गया।
ओएनजीसी एग्जिट मार गया, एचपीसीएल 5 साल पहले एग्जिट मार गया था, बीएचईएल एग्जिट मार गया, सेल भी एग्जिट मार जाएगा। देयर आर सो मेनी पब्लिक सेक्टर जिसने गेट के थ्रू एग्जिट मार दिया है, वो नहीं कर रहे हैं गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट। उसके पीछे रीजन है। उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि पब्लिक सेक्टर की रिक्वायरमेंट थोड़ा सा डिफरेंट है। पब्लिक सेक्टर की रिक्वायरमेंट थोड़ा डिफरेंट है। एक्चुअल में गेट एग्जाम का पर्पस है जिसने हायर स्टडीज में एडमिशन लेना है, ये उसको स्क्रीन करता है। गेट तुम्हारा जनरल एप्टीट्यूड जो तुम लोग 10th तक पढ़ के आते हो, कौन सा पार्ट? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्या है? एलसीएम, एफसीएल, एचसीएफ, प्रॉफिट लॉस पढ़ के आते हो ना सारे। रीजनिंग, नंबर सिस्टम, एजीज प्रॉब्लम, ब्लड रिलेशन ये पढ़ के आते हो नहीं पढ़ते आए सारे। इंग्लिश, फिलिंग द ब्लैंक, सेंटेंस करेक्शन ये पढ़ के आते हो नहीं पढ़ के आते हो सारे। तो 15 नंबर का तो यार वो पार्ट है जो तुम्हारा 10th तक पढ़ के आए हो तुम लोग। 5 + 25 नंबर क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन आते हैं 1 नंबर के, 5 + 30 35 क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर के। और इसमें 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं। कौन सी 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन? सबसे यहाँ पे 3rd ईयर से कितने हैं? जस्ट रेज योर हैंड। फाइनल ईयर से कितने हैं? वेरी गुड। और फर्स्ट ईयर की भी है? नहीं, फर्स्ट ईयर से भी है। वेरी गुड। गेट आप लोग 3rd ईयर ऑनवर्ड लिख सकते हो। कब होते हैं गेट के एग्जाम? हर साल फरवरी में पहले 2 वीकेंड फिक्स्ड हैं गेट एग्जामिनेशन के लिए, पहले 2 वीकेंड। इस बार पहले और तीसरे में हुआ था क्योंकि सेकंड वीक में कुछ एग्जाम आया, लेकिन मैंने अपनी पिछले 15 साल की जर्नी में आज तक देखा नहीं कि गेट का एग्जाम पहले 2 वीकेंड के अलावा कभी और हुआ हो। तो गेट आप लोग 3rd ईयर ऑनवर्ड दे सकते हो। गेट का एग्जाम देने का कोई एज लिमिट नहीं होता, गेट का एग्जाम देने का कोई नंबर ऑफ अटेम्प्ट का लिमिट नहीं होता है। कोई बता सकता है रीजन मेरे को? कॉमन सेंस क्वेश्चन। गेट एग्जाम देने का कोई एज लिमिट नहीं होता, कोई नंबर ऑफ अटेम्प्ट का लिमिट नहीं होता। मैं इसका हिंट दे चुका हूं पीछे। क्या रीजन है? बिकॉज दिस इज फॉर हायर स्टडीज। हायर स्टडीज करने का कोई एज लिमिट होता है? नहीं होता। तो गेट का कैसे हो जाएगा, राइट? उसके बाद गेट में 70-30, 70% टेक्निकल, 30% नॉन टेक्निकल। गेट अगर आप एक बार क्वालिफाई कर लेते हो तो तुम्हारे पास बहुत सारी ऑप्शंस खुल जाती हैं, वो एक एक करके डिस्कस करेंगे। गेट में फिजिकल कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है। कौन सा कैलकुलेटर होता है इसमें? वर्चुअल कैलकुलेटर होता है। गेट में तुम्हें 3 मिनट क्यों दे रहे हैं क्वेश्चन के पीछे? है कोई आइडिया? क्योंकि इसमें 65 क्वेश्चन में से 55+ क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी न्यूमेरिकल्स। प्रॉब्लम्स आती हैं। कितने? 65 में से 55+ क्वेश्चन कितने क्या होते हैं तुम्हारे? न्यूमेरिकल्स होते हैं। और जो न्यूमेरिकल्स होते हैं कैलकुलेटर अलाउड होता है, तो कैलकुलेशन में तुम्हें टाइम मिलता लगता है। दैट इज द रीजन व्हाई दे आर गिविंग यू मोर टाइम। उसके बाद गेट का जो स्कोर है वो 3 साल के लिए वैलिड होता है, 3 इयर्स के लिए वैलिड होता है। जैसे आप लोग अगर 3rd ईयर में गेट भरते हो और अगर तुम क्वालिफाई कर लेते हो तो तुम लोग उसको स्कोर को उस साल यूज नहीं कर सकते हो, अगले साल तुम उसको यूज कर सकते हो, राइट? उसके बाद गेट का जो है तुम लोग 2 एग्जाम दे सकते हो एट ए टाइम 2 गेट एग्जाम। तो 2 गेट एग्जाम कौन कौन से हैं वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा जब हायर स्टडीज का नंबर आएगा। अगर क्वेश्चन भूल गया तो मेरे से एंड में पूछ लेना। मैं जानबूझ के तुम्हें छोड़ रहा हूं हिंट कि लास्ट में तुम मेरे को पूछो, क्योंकि अल्टीमेटली एंड में तुम पूछोगे कुछ नहीं मेरे से। इसके बाद सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जॉब्स के बारे में कि गेट के थ्रू जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है। इंडिया में 3 ही सेक्टर हैं जॉब के। कौन कौन से? ऊंची बोलो यार, मोबाइल फोन नीचे रखो, मेरे को इरिटेशन होती है इससे, प्लीज। कौन से सेक्टर इंडिया में? 3, प्राइवेट, पब्लिक एंड गवर्नमेंट। सबसे ज्यादा पैसा किसमें है? सबसे कम पैसा किसमें है? मैं सही वाले पैसे की बात कर रहा हूं। किसमें सबसे ज्यादा? प्राइवेट में। सबसे कम किसमें है? गवर्नमेंट में। और मेजॉरिटी सिविल इंजीनियर गवर्नमेंट जॉब के पीछे भाग रहे हैं। सोचो, है जी? जॉब सिक्योरिटी किस चीज से सिक्योरिटी? किस चीज से सिक्योरिटी? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो पैसे से उसमें मिलेगी यार। प्राइवेट में पैसा मिलेगा तुम्हें, उसमें तो पैसा है। क्या नहीं है? कितनी कंपनीज आज तक बंद हुई हैं? कितनी हुई है? कितना निकाला है? लार्ज स्केल में बात करते हैं। मैं तुम्हें रीजन बताऊंगा, मैं तुम्हें तरीका बताऊंगा प्राइवेट में एंट्री कैसे करनी है तुम्हें। वो पॉइंट है यहां पे कि प्राइवेट में तुम्हें एंट्री कैसे करनी है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। बिल्कुल आप बात कर रहे हो, बिल्कुल सही कर रहे हो सारे लोग, लेकिन एक्चुअली प्राइवेट में तुम्हें कैसे एंटर करना है, पैसा कैसे कमाना है, पॉइंट वो है डिस्कशन का, उसके ऊपर करेंगे। जॉब सिक्योरिटी, यस सिक्योर्ड,
लेकिन अगर सपोज कभी रिसेशन आया, अब हम रिसेशन की बात करते हैं, रिसेशन ऐसा नहीं है कि हर साल आ जाता है, हर 2 साल के बाद आ जाता है। और मेरे को सोच के बताओ, सिविल इंजीनियरिंग में तो रिसेशन का कोई लेना देना है ही नहीं यार। सिविल इंजीनियरिंग का तो इस कंट्री की अगर मैं बात करूं, इस टाइम पे तो नीड है, बहुत ज्यादा नीड है इंफ्रास्ट्रक्चर की। सोच के देखो, सड़कों की, बिल्डिंग्स की, अच्छी बिल्डिंग्स की, ग्रीन बिल्डिंग्स की, एनवायरमेंट फ्रेंडली बिल्डिंग्स की, इस टाइम पे तो नीड है। और एक सिविल इंजीनियर उसका सोल्यूशन दे सकता है, और कोई नहीं दे सकता है इन चीजों का सोल्यूशन। मैकेनिकल इंजीनियर नहीं दे सकता है, सिविल इंजीनियर इसका रोल, इसका सोल्यूशन जो है वो दे सकता है, राइट। अब गवर्नमेंट में जो अगर तुम एज एक असिस्टेंट इंजीनियर लगते हो अपनी स्टेट में, तो कितना सैलरी होता है? 7 पे कमीशन के हिसाब से कितना सैलरी होता है रफली अंदाजा? 65-70 हजार के आसपास, मतलब वही 8-8.5 लाख का पैकेज। पब्लिक सेक्टर में वो जो पैकेज है वो 10 से 18 के बीच में वेरी करता है पब्लिक सेक्टर में। अच्छा, मेरे को कोई बताना चाहेगा गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर में डिफरेंस क्या है? मेन डिफरेंस देखो, गवर्नमेंट जॉब 2 ही तरह की गवर्नमेंट है, या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, फुल्ली 100% गवर्नमेंट। पब्लिक सेक्टर में क्या होती है? शेयरिंग होती है, जिसमें 51% जो शेयर है किसका है? 51% शेयर किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। रिमेनिंग शेयर किसका है? स्टेट गवर्नमेंट का, प्राइवेट का, या कुछ स्टेक होल्डर्स बोलते हैं, आईपीओस बोलते हैं उनको। सो देयर आर कितने पब्लिक सेक्टर इंडिया के अंदर? रफली अंदाजा 250 प्लस पब्लिक सेक्टर्स आर देयर इन इंडिया, अंदाजा। और जिसमें 100 प्लस पब्लिक सेक्टर ऐसे हैं जो इंजीनियर का रिक्रूटमेंट करते हैं। और पब्लिक सेक्टर को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, महारत्ना, मिनी रत्ना, नवरत्नास। कितने महारत्ना पब्लिक सेक्टर इंडिया में है, कोई आइडिया? 14। और 14वां भी रिसेंटली बना है। कौन सा 14वां बना है? ये जो मैंने पहले नंबर पे लिखा हुआ है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। सर, इसमें सिविल इंजीनियर का रिक्रूटमेंट होता है? यस, होता है। 14 महारत्ना पब्लिक सेक्टर। अच्छा, गवर्नमेंट में सबसे पैसा कम क्यों है, पब्लिक में क्यों ज्यादा, प्राइवेट में सबसे ज्यादा क्यों? उसके पीछे भी रीजन है, वो भी हम डिस्कशन करेंगे। अब यहां भी मैंने कुछ पब्लिक सेक्टर के नाम लिखे हैं। पब्लिक सेक्टर में एंटर करने के 2 तरीके हैं, विद एंड विदाउट गेट। ये मैंने कुछ एक नाम लिखे हैं, आप लोगों में से इनमें से कुछ नाम सुने भी होंगे आपने। ये जो मैंने पहले 3 लाइनें लिखी है, ये विदाउट गेट रिक्रूटमेंट करते हैं। ये जो मैंने लिखी है, ये विद गेट रिक्रूटमेंट करते हैं, राइट। विदाउट गेट ये HAL, ISR और DRDO, BRC, ये पब्लिक सेक्टर नहीं है, ये रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। इसमें जो सैलरी होती है वो PSU वाली नहीं होती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के 7th पे कमीशन के हिसाब से होती है, वही 60 से 70 हजार रुपए, राइट, स्टार्टिंग सैलरी। इसके अलावा HPCL, SJVNL, यहाँ पे कुछ महारत्ना पब्लिक सेक्टर भी है, जैसे HAL महारत्ना है, HPCL महारत्ना है, ऑयल इंडिया महारत्ना, ONGC महारत्ना, BHEL महारत्ना। उसके बाद आपका आ गया IOCL महारत्ना, पावर ग्रिड महारत्ना, NPCL महारत्ना, गेल महारत्ना, सेल महारत्ना, 14 महारत्ना। इसके अलावा कोल इंडिया, वो भी महारत्ना। 14 महारत्ना पब्लिक सेक्टर है। अब पब्लिक सेक्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो समझने वाली चीज है, 2 तरीके एंटर करने के, विद एंड विदाउट गेट। देखो मेरे को, अच्छा, पब्लिक से आने से पहले मेरे को बताओ, गवर्नमेंट जॉब में अब गेट के थ्रू क्या अपॉर्चुनिटीज होती हैं? पंजाब में, हरियाणा में जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, उड़ीसा का जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, यूपी के 3 डिपार्टमेंट ने अनाउंस किया। अगर आप लोगों में से कोई यूपी से बिलोंग करता है, यूपी के 3 डिपार्टमेंट है जिन्होंने अनाउंस किया कि हम लोग जो असिस्टेंट इंजीनियर का जो रिक्रूटमेंट है वो गेट के थ्रू करेंगे। तो गवर्नमेंट जॉब का ये ऑप्शन होता है डायरेक्टली। इसके बाद पब्लिक सेक्टर 2 तरीके। गवर्नमेंट जॉब में कुछ मेरे को डिपार्टमेंट्स बताना, गवर्नमेंट जॉब में कौन कौन से डिपार्टमेंट है जहां पे तुम्हारी जॉब लगती है? जे या ए की पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, और बताओ, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हो गया, और वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट वगैरह हो गया, वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट हो गया, पुडा हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, पब्लिक हेल्थ हो गया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया। बहुत सारे डिपार्टमेंट है, ठीक है जी। अब ये डिपार्टमेंट किसके हैं, किसके अंदर आते हैं? गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। गवर्नमेंट का काम क्या होता है? क्या काम होता है गवर्नमेंट का? पॉलिटिशियन क्या बोलते हैं अपने भाषण में? हमारा काम क्या है? जनता की सेवा करना। तो डिपार्टमेंट भी तो वही करेंगे ना, समझ में आ रही बात है? गवर्नमेंट का काम है आम जनता की सेवा करना। तो ये जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, ये आम जनता की सेवा के लिए हैं। ये पैसा कमाने वाले डिपार्टमेंट नहीं है। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट पैसा कमाता है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट पैसा कमाता है, जल शक्ति डिपार्टमेंट पैसा कमाता है,
अच्छा एग्जांपल, गवर्नमेंट स्कूल की बात करो, गवर्नमेंट स्कूल में एक टीचर का सैलरी अगर सारे बच्चों की फीस भी मिला दोगे तब भी नहीं होती है, कि अगे सर्विस है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बातें? तो क्यों पैसा इसमें कम है? क्योंकि ये सर्विस सेक्टर है, सेवा के लिए है यहां पे डिपार्टमेंट, क्योंकि ये पैसा कमा नहीं रहे हैं। लेकिन प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर ये पैसा कमा रहे हैं। IOCL इंडियन ऑयल पैसा कमा रहा है, ONGC पैसा कमा रहा है, ISRO क्या कर रहा है? वो भी पैसा कमा रहा है। तो ये जितने डिपार्टमेंट है ये सारे बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट बिजनेस नहीं कर रही है। दैट इज द रीजन वाई उसमें सैलरीज कम है। तो जो बिजनेस करेंगे, जो पैसा कमाएंगे, वही पैसा ही तुम्हें दे पाएंगे ना। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? ये तो प्राइवेट और पब्लिक क्यों पैसा तुम्हें ज्यादा देते हैं? क्योंकि वो पैसा कमा रहे हैं। अब पब्लिक और प्राइवेट में कहां पे डिफरेंस आ गया? पब्लिक और प्राइवेट में डिफरेंस ये आ गया क्योंकि पब्लिक है तो एक परसेंटेज शेयर है गवर्नमेंट का है, तो उसमें सैलरीज फिक्स है। क्या तुम बार्गेनिंग कर सकते हो गवर्नमेंट के साथ बैठ के कि मेरी सैलरी बढ़ा दो? कर सकते हो बार्गेनिंग? क्या पब्लिक सेक्टर के सामने बार्गेनिंग कर सकते हो? कर सकते हो? नहीं कर सकते। प्राइवेट में बार्गेनिंग कर सकते हो? यस कर सकते हो। लेकिन किन कंडीशंस में बार्गेनिंग करोगे? तुम्हारी कैपेबिलिटी के बेस पे, तुम्हारे स्किल के बेस पे, तुम्हारी नॉलेज के बेस पे, तुम्हारी प्रोफाइल के बेस पे। सर आई एम द ग्रेजुएट ऑफ IIT, सर आई एम द मास्टर्स इन स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग फ्रॉम IIT रुड़की। ये तुम्हारी ब्रांडिंग करता है, ये तुम्हारी बार्गेनिंग पावर बढ़ाता है। दैट इज द पॉइंट वेयर आई एम टॉकिंग अबाउट प्राइवेट की बात जो हम कर रहे हैं, कि प्राइवेट तुम्हें पैसा उसी कंडीशन पे देगा अगर उसको ये लगेगा यस यू आर एसेट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी किसी तरीके की कंडीशन आ जाए, आई डोंट वांट टू लूज दिस एम्प्लॉय। रिसेशन आता है, लोग निकाले जाते हैं, लेकिन किनको निकालते हैं? वो ऐसे लोगों को कभी नहीं निकालना चाहेंगे जिसको ये लगेगा कि अगर मैंने इसको निकाल दिया तो मेरा काम रुक जाएगा। वो उसको निकाल दे, ठीक है, ऐसे वर्कफोर्स अलग आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, जहां पे ज्यादा स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? तो प्राइवेट वाले के सामने बैठ के तुम बार्गेनिंग कर सकते हो, लेकिन बार्गेनिंग करने की कंडीशंस हैं, उसको दिखना चाहिए तुम्हारे रिज्यूमे के ऊपर। तुम्हारा रिज्यूमे बहुत इंपॉर्टेंट है वहां पे प्राइवेट के सामने। पब्लिक और गवर्नमेंट के सामने रिज्यूमे का इतना बड़ा रोल नहीं है, क्योंकि सैलरी तो वही रहनी है तुम्हारी। नो डाउट सिलेक्शन में रिज्यूमे का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन पैसे के लिए रोल जो आता है वो तुम्हारा प्राइवेट में आता है। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? हाँ है ना? तो ये तरीका है। अगर तुम्हें प्राइवेट में एंटर करना है तो तुम्हें अपने प्रोफाइल के बेस पे एंट्री करनी है, अपनी ब्रांडिंग के बेस पे एंट्री करनी है। अगर तुम्हारे पास ब्रांडिंग है, और ब्रांडिंग करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक, कहां से तुम लोग चीजें कर रहे हो और क्या चीज कर रहे हो, ये तुम्हारी ब्रांडिंग बढ़ करता है, तुम्हारी बार्गेनिंग पावर को बढ़ाता है। अब पब्लिक सेक्टर में जो तुम्हें मैंने बताया दो तरीके एंटर करने के, दो तरीके क्या हैं? एक है विद गेट एग्जामिनेशन, एक है विदाउट गेट एग्जामिनेशन। देखो कोई भी अच्छा डिपार्टमेंट होगा, प्राइवेट और पब्लिक और गवर्नमेंट में जितनी भी गस्टेड वैकेंसीज होती हैं, गस्टेड मतलब असिस्टेंट इंजीनियर और उसके ऊपर की जितनी भी वैकेंसीज, अगर वो रिक्रूटमेंट डायरेक्ट है तो वहां पे वो दो चीजें चेक करेगा। तुम्हारा ध्यान से सुनना इस चीज को, वो दो चीजें चेक करेगा। एक चेक करेगा तुम्हारी नॉलेज, दूसरा क्या चेक करेगा? सूटेबिलिटी फॉर दैट जॉब, मैचिंग फॉर दैट जॉब, कि क्या तुम्हारा जो टेम्परामेंट है, जो तुम्हारा प्रोफाइल है, क्या मेरी जॉब की रिक्वायरमेंट को सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा। एग्जांपल, टीचर, टीचिंग की जॉब, वी आर फ्रॉम द एडटेक कंपनी, हम लोग टीचर का रिक्रूटमेंट करते हैं। हम लोग गेट एग्जाम का, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम का प्रिपरेशन करवाते हैं। वी आर बेस्ड इन सेक्टर 34 चंडीगढ़, हम लोग प्रिपरेशन करवाते हैं। नाउ लेट अस सपोज मेरे को सिविल इंजीनियर के टीचर का रिक्रूटमेंट करना है। मैं क्या करूंगा? सबसे पहले जो प्री रिक्विजिट है किसी भी चीज के लिए, वो है उसका नॉलेज चेक करना। अब सोच के बताओ, मैं किसी का नॉलेज कैसे चेक कर सकता हूं? कैसे चेक कर सकती है नॉलेज? तो बोलो यार, गलत सही बोलो तो सही। टेस्ट के थ्रू हो सकती है, इंटरव्यू के थ्रू मैं नॉलेज नहीं चेक कर सकता। इंटरव्यू में बहुत सारी चीजें फैक्टर रोल भी प्ले करते हैं। अब रिटन एग्जाम के थ्रू मैंने नॉलेज चेक कर लिया, 50 लोग आए रिटन एग्जाम देने के लिए, मैंने टॉप के 10 उठा लिए, ठीक है नहीं? अब 10 आ गए, अब 10 का मेरे को क्या चेक करना है? क्या चेक करूंगा? टीचर की जॉब है। नेक्स्ट राउंड क्या होना चाहिए मेरा? बोलो। इंटरव्यू। इंटरव्यू इंटरव्यू से क्या मैं उसके टीचिंग स्किल चेक कर लूंगा? हाँ या ना? तो कैसे चेक होंगे टीचिंग स्किल? चले जाइए बोर्ड पे, कुछ टॉपिक पढ़ाइए 10-15 मिनट के लिए। बात आ गई समझ में आ रही कि मेरी बात? टीचिंग स्किल में क्या चीजें आती हैं, ये चीज हर जॉब प्रोफाइल से रिलेशन है। अगर आप एज एक साइंटिस्ट का रिक्रूटमेंट हो रहा है, एक अगर सपोज
एक टीचर का रिक्रूटमेंट हो रहा है, एक सेल्स एंड मार्केटिंग पर्सन का रिक्रूटमेंट हो रहा है, एक प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट के लिए हो रहा है, एक डिजाइन के लिए रिक्रूटमेंट हो रहा है, तो मेरे को जो अपना सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो अकॉर्डिंगली रखना है। समझ में आ गई बात? तो मैंने 10 लोगों का कर लिया टीचिंग टेस्ट, मेरे को 3 लोगों का रिक्वायरमेंट था, मैंने 5 शॉर्टलिस्ट कर लिए। अब मैं 5 के साथ बैठूंगा बार्गेनिंग पे। 5 इक्वली गुड, टीचिंग स्किल रिटर्न में मान लो सभी के नंबर बराबर, सब कुछ ओके, डन, 5 एक ही बराबर के हैं। नाउ कम टू द सैलरी पार्ट। इंटरव्यू में कितना ऑफर कर सकते हैं? मैं सिर्फ 50,000 ऑफर कर सकता हूं। आई कैन ऑफर 50,000। 2 मान गए, 3 नहीं माने, 2 मान गए, 3 नहीं माने, तो उन्होंने बोला ठीक है सर डन, आई एम रेडी। 3 बोलते नहीं सर 50,000 कम है। क्यों कम है? उन्होंने मेरे को ये नहीं बोला कि सर आज के टाइम पे 50,000 से सर्वाइवल नहीं होगा, सर मेरी मैरिज है, सर आज के टाइम पे कैसे सर्वाइव होगा 50,000 पे, सर मैं चंडीगढ़ जैसे बड़े शहर में रह रहा हूं। ये बार्गेनिंग थोड़ा होती है इस तरीके से। उन तीनों ने क्या बोला मेरे को? उन तीनों ने बोला सर आपकी रिक्वायरमेंट गेट एग्जाम प्रिपरेशन के लिए है, मैंने 2 बार 4 बार गेट निकाला है। सर आपकी रिक्वायरमेंट जेईई एसडीओ के एग्जाम की तैयारी की है, सर पिछले 2 साल से मैं इन्हीं को पढ़ा रहा हूं। मैं समझ में आ रही है? सर मास्टर्स आपने डिजाइन वाले सब्जेक्ट्स लिखे थे, मेरा मास्टर्स है आईटी से या एनआईटी से। इससे बार्गेनिंग पावर बढ़ती है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? ब्रांडिंग का बहुत बड़ा रोल है, तुमने कहां से चीजें की है, क्या किया है, हर चीज का रोल है। तो प्राइवेट के सामने तुम बार्गेनिंग इस तरीके से कर सकते हो। अगर उसकी रिक्वायरमेंट और तुम्हारा प्रोफाइल अगर मैचिंग हो रहा है, बिलीव मी फ्रेंड्स, प्राइवेट तुम्हें बोलेगा कितने चाहते हो? 60, चल मैं तेरे को 70 देता हूं। ये प्राइवेट है, प्राइवेट के पास कोई कमी नहीं है पैसे की, मैं बता रहा हूं तुम्हें मैं, लेकिन उसको मिलने चाहिए, उसको दिखना चाहिए कि यस अगर मैं आज इसको 70,000 दे रहा हूं, कल को अगर मैं इसको यूट्यूब पे खड़ा कर दूंगा ना, ये मेरे को और 50 लोग एक्स्ट्रा लेके आएगा। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बातें? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बातें? ये चीज हर डोमेन में एप्लीकेबल है। मैंने तो जैसे कि एग्जांपल लिए टीचर का। समझ में आ गई, नहीं आ गई बातें? समझ में आ गई बातें? तो इस तरीके से तुम लोग प्राइवेट में पैसा कमा सकते हो। ये तरीका है प्राइवेट में पैसे का। अब पब्लिक सेक्टर में अगर तुमने एंटर करना है तो 2 तरीके हैं, विद गेट, विदाउट गेट। विद गेट कर रहे हो तो कोई रिटर्न नहीं होगा, गेट के थ्रू तुम्हारा शॉर्टलिस्ट हो गया। अब अगला क्राइटेरिया है ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क, केस स्टडी और इंटरव्यू। भाई इंटरव्यू तो हर किसी में होगा ही होगा। अब इंटरव्यू में लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? अगेन डिपेंड अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब। आईएसआरओ, डीआरडीओ, बीआरसी, क्या जॉब प्रोफाइल होता है इसका? क्या होता है जॉब प्रोफाइल बीटेक वालों का? साइंटिस्ट बी का, साइंटिस्ट बी का जॉब है। अब मेरे को बताओ, साइंटिस्ट की जॉब है तो मैंने ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क कंडक्ट करवा के क्या करना है? मैंने उसकी कम्युनिकेशन चेक करके क्या करना है? मैंने उसकी पर्सनैलिटी चेक करके क्या करना है? मैंने चेक करना है कि भाई क्या इसका जो सोचने का तरीका है, कंसेप्ट को अप्लाई करने का तरीका टू द न्यू प्रॉब्लम्स कैसा है, मेरे को वो चेक करना है। इंटरव्यू में जाएगा, बीआरसी का इंटरव्यू, 10 लोग बैठे होते हैं पैनल में, दरवाजे से अंदर एंटर होगा, कोई गुड मॉर्निंग नहीं, कोई गुड आफ्टरनून नहीं, कोई चेयर नहीं, वहां पे सामने बोर्ड लगा हुआ है, चले जाओ जी बोर्ड पे। 1 घंटा तुम्हारा इंटरव्यू चलेगा, चाहे तुम्हें कुछ आता है चाहे नहीं आता, और 1 घंटे में तुमसे वो कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन पूछेगा, और उन 20 से 25 क्वेश्चन में तुम्हें शुरू के 2-3 क्वेश्चन के बारे में पता होगा, उसके बाद तुम्हें कुछ नहीं पता होगा। स्टार्ट करेगा, व्हाट डू यू मीन बाय जियोटेक? क्या होता है जियोटेक? ये होता है जी। अच्छा, सॉइल कितने टाइप की होती है? इतनी होती है। अगला क्वेश्चन, उसके बाद नहीं तुम्हें कुछ भी पता होगा। उसके बाद वो तुमसे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम पूछेगा जिसमें वो ये चेक करेगा कि तुम ऐसी प्रॉब्लम में कंसेप्ट कैसे अप्लाई कर रहे हो, बिकॉज दिस इज अ जॉब। यही तो जॉब है उसकी। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? ये एचपीसीएल, आईओसीएल, बीपीसीएल, जितने ये पब्लिक सेक्टर, ऑयल सेक्टर है, ये जो जॉब होती है इंजीनियर का, वो सेल्स एंड मार्केटिंग का है। तो जब तुम्हारा वो इंटरव्यू में बैठेगा, इंटरव्यू से पहले वो ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क कंडक्ट करते हैं। वो चेक करता है तुम्हारी क्वालिटीज, तुम्हारा कम्युनिकेशन चेक करता है, तुम्हारी पर्सनालिटी चेक करता है, और इंटरव्यू में तुम्हें क्वेश्चन अकॉर्डिंगली पूछेगा। केस स्टडीज देगा तुम्हें वो, कि एक ऐसी लोकेशन है जहां पे एक पेट्रोल पंप है, जहां पे 2 पेट्रोल पंप इकट्ठे, एक आईओसीएल का है, एक एचपीसीएल का है। आईओसीएल पे सेल ज्यादा है, एचपीसीएल से सेल कम है, कैसे तुम उसकी सेल बढ़ा सकते हो? ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तुम्हें इंटरव्यू में। यहाँ पे साइंटिस्ट का जॉब नहीं है, यहाँ पे तुम्हें वो फॉर्मूले नहीं पूछेगा, यहाँ पे तुम्हें वो सब्जेक्ट नहीं पूछेगा, यहाँ पे तुम्हारे वो चेक कर रहा है तुम्हारे स्किल एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब। बात आ रही है कि नहीं आ रही समझ? ये तो जिस टाइप की जॉब है उस टाइप से तुम्हारा असेसमेंट होगा, उस तरीके से तुम्हारा वो चेक करेगा तुम्हारे स्किल। तो ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे पब्लिक सेक्टर के अंदर। बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही है?
आ रही है समझ कि नहीं आ रही है? अब पब्लिक सेक्टर में ये चीजें, अच्छा उसके बाद दूसरा आ गया विदाउट गेट। अब विदाउट गेट में तुम्हारा वो नॉलेज चेक करेगा। अब नॉलेज कैसे चेक होगा? रिटर्न के थ्रू। अब मैंने ये देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये इंटरेस्टिंग चीज है यार। यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज इसमें ये है, गेट में एक क्वेश्चन के पीछे कितना टाइम दे रहा था? क्यों दे रहा था टाइम ज्यादा? क्योंकि न्यूमेरिकल्स है उसके अंदर, ज्यादा टाइम लगता है उसमें। यहां पे जो एग्जाम पैटर्न है वो एग्जाम पैटर्न है एक क्वेश्चन के पीछे 1 मिनट या लेस देन 1 मिनट। अब सोचो क्वेश्चन कैसे डालेगा। अच्छा कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता। अब सोचो क्वेश्चन कैसे डालेगा। 60 to 70% क्वेश्चन जो होते हैं वो डायरेक्ट स्ट्रेट थ्योरेटिकल क्वेश्चन, और जो न्यूमेरिकल भी वो 20-30% डालता है वो ऐसे न्यूमेरिकल डालेगा जिसमें कैलकुलेटर की जरूरत नहीं होती है। और यहां पे जो टाइम एक क्वेश्चन के पीछे 1 मिनट लेस देन 1 मिनट। एचपीसीएल का एग्जाम पैटर्न क्या है सर? 85 क्वेश्चन टेक्निकल, 85 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल। टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? कितने हो गए? 170। टाइम कितना दे रहा है? 150 मिनट का। एसएससी जेईई आपने एग्जाम सुना होगा, एसएससी जेईई कितना टाइम दे रहा है प्रीलिम्स में? कितने क्वेश्चन होते हैं? 200। टाइम कितना दे रहा है? 120 मिनट का, 2 घंटे का। बीएचईएल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड महारत्न पब्लिक सेक्टर है, 150 मिनट 240 क्वेश्चन दे रहा है वो। तो सोचो क्वेश्चन कैसे आएंगे। अब यहां पे वो क्या चेक कर रहा है, क्या चीज का नीड है। देखो एक चीज तो ट्रू है, पेपर आएगा इजी, ये तो मान लो पेपर इजी आएगा, कट ऑफ जाएगी हाई, कट ऑफ हाई जाएगी। यहां पे नीड है तुम्हारी एक्यूरेसी और स्पीड चेक करने की। एक्यूरेसी और स्पीड पहली बारी में ठीक होना जरूरी है, स्पीड की कम से कम एक बार तो सारे क्वेश्चन गो थ्रू करने हैं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? एक पब्लिक सेक्टर है मैं जिसका जिक्र करना भूल गया, दैट इज द, आप लोगों ने इसका नाम सुना है? ये देखना क्या है, ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में 2 तरीके से एंट्री होती है, विद गेट भी होती है, विदाउट गेट भी होती है। विद गेट का जो जॉब है वो है जूनियर एग्जीक्यूटिव का। अभी गेट 2025 के बेस पे 972 ऑलमोस्ट 1000 वैकेंसीज इसमें आया, जिसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स की 450 के आसपास थी, सिविल की 200 के आसपास थी। उसके अंदर कोई पब्लिक सेक्टर मैंने पिछले 15 साल में नहीं देखा जो 1000 इंजीनियर का रिक्रूटमेंट कर रहा है वन गो में। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दूसरा है विदाउट गेट भी करते हैं। वो कौन सी जॉब होती है? वो कौन सी जॉब होती है? अच्छा मेरा क्वेश्चन है नहीं, हाँ बोलो बोलो, सही बोला, किसी ने सही बोला है। एटीसी का करते हैं डिस्कस। यार ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये है क्या है? ये आईएसआरओ। कहां से लोग इसमें सबसे ज्यादा होते हैं? इस कंट्री के कहां से लोग इसमें सबसे ज्यादा होते हैं? हाँ, पंजाब के क्यों नहीं होते हैं? हरियाणा के क्यों नहीं होते? यूपी के क्यों नहीं हो रहे हैं? हिमाचल के क्यों नहीं हो रहे हैं? क्यों नहीं होते? वो कुछ अलग है? पता क्यों है? रीजन पता क्यों है? क्योंकि हमें पैशन नहीं है, हमें क्रेज नहीं है। इस कारण से उनको क्रेज है। आईएसआर का रिक्रूटमेंट ऑलमोस्ट हर साल आता है। 2020 के बाद ये 2023 में आया और उन्होंने एज कम कर दिया, 35 से लेके 28 कर दिया। लोगों ने कोई बवाल किया उसको लेके। सर दिस इज अवर ड्रीम जॉब, वी वांट टू सर्व फॉर द कंट्री। मेरे को बता दो आपके मुंह से किसी से एक बार भी निकला कि वी वांट टू सर्व फॉर द कंट्री विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन। तो जब तक यार तुम्हारे अंदर क्रेज नहीं आएगा, जब तक तुम्हारे अंदर फील फैक्टर नहीं आएगा, नहीं चलेगा सिस्टम यार। तुम लोग वहीं के वहीं बैठे रह जाओगे। क्यों नहीं तुम कर सकते हो यार? यही तो मैं बात कर रहा हूं, कंट्रीब्यूशन की, जो तुम्हें मैंने स्टार्टिंग में बोला। जाओ आईएसआरओ के अंदर, जाओ एयरपोर्ट अथॉरिटी के अंदर, जाओ पब्लिक सेक्टर के अंदर, कंट्रीब्यूट करो। कौन मना कर रहा है तुम्हें? तुम करो तो सही। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? अब मैंने जो एयरपोर्ट अथॉरिटी, क्यों ये वर्ड यहां पे लेके आया, एयरपोर्ट अथॉरिटी के अंदर जो दूसरा जॉब विदाउट गेट होता है वो है एटीसी का। एटीसी मींस एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। इसमें सारे बीटेक ग्रेजुएट एलिजिबल होते हैं, सारे बीएससी ग्रेजुएट एलिजिबल होते हैं, बट कंडीशन इज कि यू शुड हैव स्टडीड फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स इन वन ऑफ द सेमेस्टर ऑफ योर बीटेक और बीएससी। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अप्लाई करने का। पेपर आता है +2 लेवल का, 120 क्वेश्चन, 120 मिनट। 120 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन फिजिक्स के, 30 क्वेश्चन के मैथ के अप टू +2 लेवल, 20 क्वेश्चन इंग्लिश के,
15 क्वेश्चन क्वांट के, 15 क्वेश्चन रीजनिंग के, 10 क्वेश्चन जीएस के, 120 क्वेश्चन, 120 मिनट। ठीक है जी। अभी इसका रिक्रूटमेंट होके हटाएं, 450 के आसपास वैकेंसीज थी। कितना कट ऑफ गया होगा जनरल का 120 में से, क्या लगता है? हाँ 100, और कोई 80, और कोई 109 का। मैं कट ऑफ बोला मैंने, हाईएस्ट नहीं बोला मैंने, कट ऑफ बोला है। इट मींस दो चीजें इससे क्लियर है, पहला पेपर इजी है, दूसरा ह्यूज कंपटीशन है। पागल हैं लोग इस एटीसी की जॉब के लिए, स्पेशली साउथ इंडियन, जिनको पता है ना एटीसी का जॉब के बारे में कि यार 1.5 लाख रुपए सैलरी, उसका जो आपका लॉन्च होता है जो एयरपोर्ट पे फ्री, और फैसिलिटीज की कोई कमी नहीं है यार। जिसको पता है ना उस चीज के बारे में, वो पागल होके लग जाता है। फिर अभी इसमें से 4-5 बच्चों का पटियाला से रिक्रूटमेंट सिलेक्शन हुआ है, जिन्होंने प्रिपरेशन किया था हमारे साथ एटीसी का। पागल है लोग, तुम लोग नहीं हो। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग ना वो इंस्टा की दुनिया से बाहर नहीं निकल रहे हैं, दैट इज द ट्रबल। और जो सोसाइटी, जो हमारा इकोसिस्टम है, वो अलग ही डायरेक्शन पकड़ चुका है, अलग ही डायरेक्शन है। हमें है ही नहीं यार। मेरे को बताओ, जो मैं तुम्हें आज चीजें बता रहा हूँ, इस चीज को लेकर डिस्कशन तुम्हारा कितनी बार हुआ आपस में कि यार तैयारी करेंगे इसरो की, तैयारी करेंगे एटीसी की, आईटी जाएंगे, अब्रॉड जाएंगे, कितनों ने डिस्कशन किया आपस में? बहुत रेयरली। मैं ये तो नहीं बोलूंगा नहीं, बहुत रेयरली। तो ये जब तक तुम यार अपने अंदर पैशन नहीं लेके आओगे, तुम्हें जब तक पिक्चर नहीं क्लियर होगा आज से 5 साल बाद का, जब तक तुम्हारे दिमाग में पिक्चर नहीं है, बिलीव मी फ्रेंड्स, कुछ नहीं होने वाला। तो आज से चाहे तुम फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, फाइनल ईयर में हो, तुम्हें अगले 5 साल की पिक्चर क्लियर होना जरूरी है कि मेरे को अगले 5 साल करना क्या है। और बिलीव मी फ्रेंड्स, अगले 5 साल स्ट्रगल जरूर करनी है। अगर तुमने आसान रास्ता देखा और आसानी से कोई चीज मिल गई, उसके बाद पूरी जिंदगी स्ट्रगल है। ये अगर 4-5 साल की मेहनत तुम्हारी जिंदगी डिसाइड करेगी आने वाले कि उसमें स्ट्रगल होने वाली है या उसमें तुम्हारे पास ईज होने वाला है, ये तुम्हारे ऊपर है। मैं ये नहीं बोल रहा इसको करो उसको करो, वट एवर यू वॉन्ट टू डू विद योर इंटरेस्ट, वट एवर यू वॉन्ट टू डू जस्ट डू इट। लेकिन तुम्हें 5 साल की पिक्चर क्लियर होना जरूरी है। क्यों मैंने 5 साल बोला? लेट अस यू आर फ्रॉम फाइनल ईयर। सर हम तो पास आउट हो रहे हैं फर्स्ट ईयर, लेकिन तो चलो ठीक है, हम तो फाइनली पास आउट हो रहे हैं, तो आपने 5 साल क्यों बोला? मैंने 5 साल इसलिए बोला क्योंकि अगर तुम इमीडिएट कंपैरिजन करोगे बीटेक पास होने के बाद कि वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा, और उसके बेस पे तुम गलत डिसीजन ले लोगे। मे बी कईयों ने 10th के बाद +1 लेवल पे लिया होगा, मे बी कईयों ने बीटेक लेवल पे लिया होगा एंट्री पे। तो अगर तुम्हें पिक्चर क्लियर नहीं है, सर मेरे को तो सिविल सर्वेंट जाना है, सिविल सर्विसेज का तैयारी करनी है, लग जाओ यार। सर मेरे को एटीसी जाना है, लग जाओ। सर मेरे को अब्रॉड जाना है हायर स्टडीज के लिए, लग जाओ। कौन मना कर रहा है? सर मैंने आईएम्स जाना है, करो, कोई मना नहीं कर रहा। लेकिन उससे पहले तुम्हें तुम्हारा इंटरेस्ट क्लियर होना जरूरी है। ट्रबल यहीं पे आता है, हमें इंटरेस्ट ही क्लियर नहीं होता। इंटरेस्ट ही क्लियर नहीं है। सर क्या बातें कर रहे हो, पता ही लग रहा है इंटरेस्ट क्या है। सब चलती जा रही जिंदगी, यही सोचा है सर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे, यही सोचा है। इंटरेस्ट का कैसे पता चलता है? इंटरेस्ट का कैसे पता चलता है? आप लोगों में से बहुत लोग क्रिकेट खेलते क्रिकेट पूरी दोपहर में? कितने लोग ऐसे जो क्रिकेट खेल सकते हैं? जस्ट रेज योर हैंड। ये चीज मैं बात कर रहा हूं। अब जिन्होंने हाथ खड़ा किया, मेरे को सोच के मेरे को बताओ कि आपने पूरी जिंदगी क्रिकेट ही खेला है? और भी स्पोर्ट खेली है ना, है ना? अब मैं बोलूं कि यार इसी कड़ी धूप में फुटबॉल खेल लोगे, क्रिकेट क्यों? क्योंकि इस कारण से, क्योंकि उसमें तुम्हारा इंटरेस्ट बन गया, तुम्हें उसमें पैशन आ गया क्रिकेट को खेलने का। अब तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारा क्रिकेट में इंटरेस्ट बना, फुटबॉल में नहीं बना? कैसे पता चला? खेल ली तुमने दोनों खेल गेम्स, ये तो करके पता चला ना। अब तुम्हारा इंटरेस्ट मैनेजमेंट में है, तुम्हारा इंटरेस्ट गवर्नमेंट जॉब में है, तुम्हारा इंटरेस्ट पब्लिक सेक्टर में है, तुम्हारा इंटरेस्ट रिसर्च में है, तुम्हारा इंटरेस्ट अब्रॉड में है, तुम्हारा इंटरेस्ट किस डोमेन में है, कैसे पता चलेगा? उसके लिए तुम्हें एक्सप्लोर करना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें ट्राई करना पड़ेगी सारी की सारी चीजें, वहीं से पता चलता है। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ? ये तो जब तक तुम ट्राई नहीं करोगे ना यार, नहीं पता चलेगा। और ये जो 4 साल बीटेक के होते हैं ना यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सारी चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जबकि मैं तो हर किसी को बोलता हूं कि यार पूरी दुनिया घूमो जितना ज्यादा कर सकते हो, एक्सप्लोर करो जितना ज्यादा हो सकते हो। लर्निंग एक पार्ट है, ब्रांडिंग एक पार्ट है, लेकिन एक्सपोजर इज द मेन थिंग, जिससे तुम्हारी पर्सनैलिटी में चेंज आएगा। और जब तुम्हारी पर्सनैलिटी में चेंज आएगा, जनरेशन आने वाली तभी सेट होगी, तभी इस कंट्री का भला हो पाएगा।
जब तक तुम्हारी पर्सनैलिटी में चेंज नहीं आएगा। ट्रबल यही है, प्रॉब्लम पर्सनैलिटी लेवल पे है, मेहनत लेवल पे प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा नहीं कि तुम लोग इसरो नहीं जा सकते, ऐसा नहीं कि तुम लोग अब्रॉड नहीं जा सकते, ऐसा नहीं कि तुम लोग ये नहीं सब तुम करते हो, लेकिन प्रॉब्लम है पर्सनैलिटी और एटीट्यूड का, वो मैटर करता है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बातें? वो मैटर करते हैं। सिर्फ सोचने का नजरिया है। मैं वही चीजें बोल रहा हूं यार जो तुम लोग बीटेक की है, मैं वही बातें बोल रहा हूं, कुछ भी नया नहीं बोल रहा हूं मैं। सर बीटेक में मैंने प्रोजेक्ट किए सर 2-3 बड़े जबरदस्त, बड़ा अच्छा लगता है सर मेरे को। सर मैंने बीटेक में जो कॉलेजेस में वो होते हैं ना, फेस्ट वगैरह होते हैं, सर मेरे को पार्टिसिपेट करके बड़ा अच्छा लगता है। सर मेरे को मैनेज करके बहुत अच्छा लगता है। सर इंटर्नशिप्स मेरे को बहुत अच्छी लगती हैं। सर मेरे को स्ट्रक्चर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। सर मेरे को वाटर वाले सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है। इसी से तो पता चलता है इंटरेस्ट का। तुम्हें बस सोचना है, और ऐसा नहीं कि एकदम रात को कोई सपना आ जाएगा और पता लग जाएगा मेरे इंटरेस्ट का, या सोचने बैठ जाओगे तो पता लग जाएगा। नहीं, उसके लिए तुम्हें एक्सप्लोर करना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे, और सब कुछ ट्राई करो जिंदगी में यार, सब कुछ ट्राई करो, सब कुछ ट्राई करो। और जिंदगी में ये चीज जरूर याद रखना कि अगर कोई बंदा को बाहर से आके कुछ अलग से बोले ना, तो एटलीस्ट उतनी देर के लिए मोबाइल से अवॉइड कर लेना, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि इससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट अभी घंटे 1.5 घंटे में तुम्हारे लिए है। बट स्टिल देयर आर पीपल के मोबाइल में लगे हुए हैं। अब मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। अब सोच के देखो, अब उनको याद आएगा 4-5 साल के बाद, जब मैंने स्टार्टिंग में जो चीज बोली, काश हमें किसी ने बता दिया होता, मेरे को तो इस चीज के बारे में पता नहीं था। आज तुम्हें मेरी बातें समझ में नहीं आएंगी, बिलीव मी फ्रेंड, 4-5 साल के बाद आएंगी। रिकॉर्ड हो रहा है, ये यूट्यूब पे जाएगा वीडियो, सुन लेना दोबारा से, ये बोला था उस टाइम पे सर ने। जिसने मान ली वो अच्छा कर जाएगा, जिसने नहीं मानी वो फंस जाएगा। वो मैं बता रहा हूँ, आज मैं मान ही रहा तो तुम लोग चीजें समझ में आ जाएंगी, नहीं तुम्हें 4-5 साल के बाद आ जाएंगी। लेकिन मेरा बस ये है, मैं इसको सक्सेस इसलिए मानूंगा कि अगर 2-4 के बीच समझ में अब आ गई, 4-5 साल के बाद मतलब सभी में आनी है, जिसको 2-4 को अब समझ में आ गई, बात बन जाएगी। बस सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। समझ में आ गई बातें? तो पब्लिक सेक्टर में एंटर करने के 2 तरीके, एटीसी का जॉब मैंने बताया, ऐसी पता नहीं कितनी वैकेंसीज है यार, बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स होती है, वो बहुत अच्छी अच्छी, बस तुम्हें वो एक्सप्लोर करना है। आज मैंने तुम्हें एटीसी बता दिया, आज मैंने तुम्हें आईएसआरओ बताया, आज मैंने तुम्हें एचपीसीएल बताया, आज मैंने तुम्हें बताया कि ये इतने सारे पब्लिक सेक्टर जो विदाउट गेट करते हैं, एंड ईच एंड एवरी ईयर। अच्छा, तुमने सर स्टेट जॉब टारगेट है, मेरे को अपनी स्टेट में जॉब करना, नोबडी इज गोइंग टू स्टॉप यू टू जॉइन देयर। कोई नहीं रोक रहा तुम्हें पेपर भरने को, ना मैं बोल रहा हूं कि अपने स्टेट का भरो या ना भरो, पॉइंट नहीं है। ये जो मैंने तुम्हें बताया ना, ये वाला फैक्टर, ये एग्जाम पैटर्न, एक क्वेश्चन के पीछे 1 मिनट, लेस देन 1 मिनट का टाइम। सिलेबस क्या है? 2 चीजें, टेक्निकल पार्ट आना है, नॉन टेक्निकल पार्ट आना है। टेक्निकल में तुम्हारे इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट्स, नॉन टेक्निकल क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल स्टडीज। मेरे को बताओ तुम्हारी स्टेट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की जेईई एग्जाम का सिलेबस क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? सेम होता है। कितना टाइम देता है उसमें एग्जाम पैटर्न? एक क्वेश्चन के पीछे 1 मिनट, लेस देन 1 मिनट। तो मेरे को ये बताओ कि अगर तुम अपनी स्टेट की जॉब को टारगेट कर रहे हो, तो ये एग्जाम क्यों नहीं दे रहे हो? बिल्कुल देने चाहिए तुम्हें। यहां पे कितने डिप्लोमा होल्डर्स हैं? जस्ट रेज योर हैंड। मेरे को बताओ, डिप्लोमा लेवल के जो एग्जाम आते हैं, एसएससी जी आता है, आरबीजी आता है, देयर आर सो मेनी पब्लिक सेक्टर जो विदाउट गेट रिक्रूटमेंट करते हैं। एचपीसीएल, जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, भरा था किसी ने आप में से? भरा था किसी ने? अच्छा, क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, पता था किसी को कि एचपीसीएल में जेईओ का वैकेंसी आया है? 11 लाख की सैलरी है। आईओसीएल, जूनियर इंजीनियर, भरा किसी ने? 31 अक्टूबर को एग्जाम है डिप्लोमा के लिए, पता है किसी को? किस दुनिया में हो यार, किस जिंदगी में जी रहे हो? दैट इज अ पॉइंट आई एम टॉकिंग अबाउट। यही मैं तुम्हें बात कर रहा हूं, यही मैं तुम्हें बात कर रहा हूं। बस हम लोग अलग दुनिया में, थोड़ा उससे बाहर निकलो यार, अलग निकलो। ये 4 साल बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारी जिंदगी के, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वेस्ट मत करो। ये 4 साल बहुत ढंग से निकालो यार, अवेयरनेस रखो, ढंग की चीजों को स्क्रॉल करना स्टार्ट करो। वो तो धीरे धीरे हमारे ब्लड में आ रहा है, क्रेविंग हो जाती है स्क्रॉल करने की। मैं मना नहीं कर रहा हूं कि मत करो, करो, लेकिन ढंग की चीजों को सर्च करो, ढंग की चीजों पे टाइम रुको, सो दैट कि वो आने वाली रील्स या शॉर्ट्स तुम्हें अकॉर्डिंगली दिखाए। यही दिखाते हैं ना आपको। आपको अपनी रील्स या शॉर्ट कौन से आते हैं आपके सामने? जिस टाइप की तुम सर्चिंग कर रहे हो और जिस टाइम पे रील पे तुम लोग टाइम दे रहे हो, हाँ या ना? बोलो। जून जुलाई के टाइम पे तुम्हारे पास ट्रैवलिंग की आती है, ज्यादा रील्स आती है ना, उनको पता है कि लोग आजकल यही देख रहे हैं, इस पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, घूमने फिरने वाली है। अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम उसमें देखना क्या चाहते हो, या तुम अपने आप को क्या दिखलवाना चाहते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। आगे की बात समझिए, राइट? उसके बाद आ जाइए जी, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द हायर स्टडीज, विच इज द बेस्ट थिंग।
प्राइवेट में अगर तुम्हें पैसा कमाना है, ये रास्ता है, एंड दिस इज द इजीएस्ट वे। प्राइवेट को आज के टाइम पे क्या चाहिए? प्राइवेट को आज के टाइम पे दो चीजें चाहिए, पहला ब्रांडिंग, दूसरा स्पेशलाइजेशन। आज प्राइवेट को ये चाहिए, एक ब्रांडिंग चाहिए कि अच्छी जगह से चीजें की होनी चाहिए, दूसरा स्पेशलाइजेशन चाहिए। आज इंडस्ट्रीज को स्पेशलाइज्ड लोगों की रिक्वायरमेंट है। अब स्पेशलाइजेशन में भी देखो, तुमने बीटेक सिविल किया, आर यू स्पेशलाइज्ड ऑफ एनी डोमेन? हो नहीं हो, लेकिन जब तुम बीटेक के बाद मास्टर्स में जाते हो तो तुम स्पेशलाइज्ड कोर्स करते हो। अब स्पेशलाइजेशन भी दो तरीके की होती है, ध्यान से सुनना। एक आ जाती है तुम्हारी कोर डोमेन, कोर डोमेन मतलब जिसमें ओनली सिविल इंजीनियर इज एलिजिबल। दूसरी कौन सी आती है? दूसरी इंटरडिसिप्लिनरी डोमेन्स। इंटरडिसिप्लिनरी डोमेन्स मतलब जिसमें सारी ब्रांचेस एलिजिबल होती हैं। अब मैं तुम्हें कुछ नाम ले रहा हूं, बहुत सारे ऐसे नाम तुम पहली बार सुनोगे आज। कोर डोमेन तो तुम्हें पता होंगी कि सर आई कैन डू मास्टर्स इन स्ट्रक्चर, आई कैन डू मास्टर्स इन जियोटेक, I can do masters in water resources, I can do masters in environment, I can do masters in transportation. सुनिए सारे ये। Now let us come to the interdisciplinary part. Data science, artificial intelligence, mechatronics, e-vehicles, e-waste management, geoinformatics, entrepreneurship, earth science, ocean technology, environmental science, उसके बाद आपका आ गया aerospace. There are so many specializations. There are so many specialization. Sustainable development, drone technology, ये ऐसे ऐसे मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं बोली जा रहा हूं मैं। Material science, there are so many specialization। और ये जितनी स्पेशलाइजेशन मैंने बोली है उसमें आप सभी लोग जा सकते हो। अब यहां पे बात आती है इंटरेस्ट की, यहां पे बात आती है इंटरेस्ट की। मैंने बोला जियो इन्फॉर्मेटिक्स। सर जियो इन्फॉर्मेटिक्स क्या चीज है? उसमें सिविल इंजीनियर का क्या रोल है? करो सर्च। सर ओशियन टेक्नोलॉजी, उसमें सिविल इंजीनियर का क्या रोल है? करो सर्च। क्योंकि जब तक तुम एक्सप्लोर नहीं करोगे फ्रेंड्स, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि कहां पे तुम्हारा इंटरेस्ट मैच कर रहा है। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? ये सर ई वेस्ट मैनेजमेंट में सिविल इंजीनियर का क्या रोल है? सर ई व्हीकल्स में सिविल इंजीनियर का क्या रोल है? सर एंटरप्रेन्योरशिप डोमेन में सिविल इंजीनियर का क्या रोल है? सर रूरल टेक्नोलॉजी में सिविल इंजीनियर का क्या रोल है? सर ड्रोन टेक्नोलॉजी में सिविल इंजीनियर का क्या रोल है? क्यों नहीं होगा? स्ट्रक्चर सिविल इंजीनियर। और इंटरडिसिप्लिनरी डोमेन्स ऐसी डोमेन्स हैं, वहां पे ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं, वहां पे ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें मल्टीपल ब्रांच के इंजीनियर्स का रिक्वायरमेंट होता है। स्ट्रक्चर के ऊपर तो सिविल इंजीनियर काम करेगा, मैकेनिकल वाला कर सकता है? नहीं। इलेक्ट्रॉनिक्स वाला कर सकता है? नहीं। एक ड्रोन बनाना है, सोचो कौन सी ब्रांच का बच्चा उसमें कर सकता है पार्टिसिपेट? मैकेनिकल कर सकता है? यस। सिविल कर सकता है? यस। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर सारे कर सकते हैं उसमें। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बातें? और दूसरी चीज, आज के जो टाइम है इंडस्ट्रीज का, उसको लोग चाहिए इंटरडिसिप्लिनरी वाले। उसको एक डोमेन का बंदा नहीं चाहिए, उसको चाहिए इंटरडिसिप्लिनरी वाले। दैट इज द रीजन व्हाई पैकेजेस आर सो हाई जो इंटरडिसिप्लिनरी डोमेन में जा रहे हैं। कोर वालों को इतनी नहीं स्पेशल, उसमें इतना पैसा नहीं मिल रहा है जितना इंटरडिसिप्लिनरी डोमेन में पैसा मिल रहा है। सोच के बताओ, ये तुम्हें 12,400 रुपए या ये जो असिस्टेंटशिप मिल रहा है, कहां से मिल रहा है? तुम्हें लगता है गवर्नमेंट के पास इतना फालतू पैसा है? तुम्हें लगता है देती? नो डाउट गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट के पास कहां से आ रहा है? सैलरी तो उनसे दी नहीं जा रही है यार। पढ़ने के पैसे तुम्हें कहां से दे देंगे वो? हाँ जी, सोचो सोचो। मैं बोल रहा इसमें शुरू में हिंट दिए मैंने, सही से बोलो, गलत बोलो, कोई इशू नहीं है। रिसर्च के लिए। अब पॉइंट ये, रिसर्च के लिए पैसा क्यों लगाएगी गवर्नमेंट? कहां से आ रहा है वो पैसा? इंडस्ट्री से आ रहा है। L&T को प्रोजेक्ट मिल गया कोई ब्रिज बनाने का, उसको डिजाइन करना है। अब कौन करेगा डिजाइन? आईटी में प्रोफेसर बैठा है, गवर्नमेंट ने दिया L&T को प्रोजेक्ट कि ये बनाना है। L&T का डिजाइन के लिए देगा वो कोई प्रोफेसर को पकड़ेगा। प्रोफेसर ये पकड़ो 2 करोड़ रुपए, 6 महीने का तुम्हारे पास टाइम है, या लेट अस 1 साल का टाइम है या 2 साल का टाइम है, पकड़ो इतना पैसा और मेरे को उसका डिजाइन दो, प्रॉपर डिजाइन दो। हर चीज डिजाइन मतलब एवरीथिंग, एवरीथिंग। क्या मटेरियल, कितनी लेंथ ब्रेड्थ, ये वो वगैरह सब कुछ आ गया। क्या मटेरियल, कितना साइज का, सब कुछ आ गया उसके अंदर। 2 करोड़ कहां जाएगा? MHRD को, जो तुम्हें ये असिस्टेंटशिप दे रहा है। ये स्कॉलरशिप नहीं है,
ये स्टाइपेंड नहीं है, मैंने जानबूझ के लिखा है वर्ड, ये असिस्टेंटशिप है। तुम किसी काम में असिस्ट कर रहे हो उनको। मैंने तुम्हें बोला था रिसर्च क्या चीज होती है, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना। अब वो ब्रिज सोचो कहां पे ऐसी जगह पे बनना होगा जहां पे इशू आ रहे हैं ट्रैफिक के, समझ में आ गई है ना रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम वो, हाँ है ना। अब वो 2 करोड़ गया एमएचआरडी को, और एमएचआरडी डिस्ट्रीब्यूट करता है मास्टर्स या पीएचडी के स्टूडेंट को। अब उसका एक शेयर प्रोफेसर को भी जाता है, जब उसका सोल्यूशन मिलता है उसका फिर एक शेयर कॉलेज को भी जाता है। अब मेरे को सोच के बताओ, क्या प्रोफेसर खुद काम करेगा उस पर? उसके बाद तो ऐसे पता नहीं कितने प्रोजेक्ट्स होंगे, लेकिन वो काम करवा सकता है क्योंकि वो एक्सपर्ट है उस चीज का। समझ में आ गई बात? जैसे फॉर एग्जांपल उसके पास मास्टर्स के बच्चे आए, सर 1 साल के लिए हम लोग आपके साथ है असिस्टेंटशिप के लिए, तो एक वो बोलेगा, उसको समझाएगा कि एक ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट है, ऐसा ऐसा हमें करना है, ये पकड़ो मैं तुम्हें एक अलग डिजाइन दे रहा हूं, जब हमने ऐसा ऐसा किया था इसको पूरा स्टडी करो और इसके बेस पे मेरे को ये करके दो, पुरानी फाइंडिंग्स। समझ में आ गई बात? ये राइट? तो ये पैसा वहां से आ रहा है तुम्हें ये। अच्छा, क्यों एमएचआरडी को जा रहे हैं प्रोफेसर या आईटी क्यों नहीं दे पा रहे? क्योंकि सभी प्रोफेसर आर नॉट दैट मच कैपेबल, और सभी के पास प्रोजेक्ट भी नहीं होते हैं। बाद में आ गई समझ में? आ रही बात में? नहीं आ रही समझ में? बस इशू कहां पे पड़ रहा है? अब ये एक रिसर्च विंग जो ऐसा विंग है ना जो एक्चुअल में चेंज ला सकता है इस कंट्री में, लेकिन ट्रबल ये है प्रोफेसर काम इसलिए कर रहा है उसकी सैलरी बढ़ जाए, उसकी ये चीज हो जाए। नॉट एवरीवन, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन। टीचर स्टूडेंट वहां पे जा रहा है मास्टर्स करने के लिए, पीएचडी करने के लिए, वो इसलिए जा रहा है क्यों? मेरे को एमटेक का डिग्री मिल जाए और उसके बेस पे मेरा कहीं पे नौकरी लग जाएगा। यही मैंने वर्ड यूज किया, सेल्फ सेंटर्ड। यही पॉइंट है, बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है। तो अगर तुम अच्छा करना चाहते हो, देयर आर सो मेनी डोमेन्स, आप लोग उसमें जा सकते हो। इंडिया में 3 डोमेन है, एमटेक 2 साल का प्रोग्राम, एमएस 3 साल का प्रोग्राम, डायरेक्ट पीएचडी 5 साल का प्रोग्राम, और स्पेशलाइजेशन जितनी मैंने तुम्हें बताया हर स्पेशलाइजेशन में आप लोग जा सकते हैं। देयर आर सो मेनी ऑप्शंस अवेलेबल। उसके बाद ईच एंड एवरी आईटी, यू वांट टू गो टू द मैनेजमेंट डोमेन। बहुत बच्चों को होता है इंटरेस्ट मैनेज करने का, फेस्ट वगैरह में या वैसे मैनेज करने का होता है, तो सर मेरे को मैनेजमेंट डोमेन में जाना है। ईच एंड एवरी आईटी, ईच एंड एवरी एनआईटी इज हैविंग द मैनेजमेंट कोर्सेज। हर आईटी, एनआईटी, आईसी बेंगलोर के पास मैनेजमेंट कोर्सेज होते हैं, वहां पे तुम लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हो, और प्लेसमेंट बहुत अच्छी होती है वहां पे, प्लेसमेंट वाला कोई इशू नहीं है। यू कैन ऑल्सो एंटर इनटू द आईएम्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, थ्रू द एफपीएम प्रोग्राम। क्वेश्चन कुछ सिविल, देखो हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। अब यहां पे मैनेजमेंट कोर्सेज होते कौन से हैं? अब क्वेश्चन इनका ये है, अब जब तुम आईएम से एमबीए कर रहे हो तो कौन सी स्पेशलाइजेशन होती है? देखो बैचलर के बाद जब भी तुम मास्टर कोर्स करोगे कोई भी, वहां पे स्पेशलाइजेशन आएगी ही आएगी। अब जब तुम एमबीए करते हो आईएम से, तो तुम किसी स्पेशलाइजेशन में करते हो, राइट? कौन कौन सी स्पेशलाइजेशन होती है वो बोलो, सही बोलोगे, मेरे को पता है। फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, ये होती है ना ये स्पेशलाइजेशन। अब जब तुम आईआईटीज या आईसी या एनआईटीज में जा रहे हो, थ्रू गेट एग्जाम जा रहे हो, तब कौन सी स्पेशलाइजेशन आती है? तब आती है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। आपका एक कोर इंस्टीट्यूट है निकमार, अगर आप लोगों ने सुना हो नाम, निकमार में यू कैन गो नाउ। अब उन्होंने गेट के थ्रू कर दिया है, पहले वो 2 साल एक्सपीरियंस मांगते थे तभी यू कैन गो देयर, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इससे भी एक मैनेजमेंट का एक सबसे टॉप इंस्टीट्यूट होता था इंजीनियर्स के लिए, जो अब आईएम में कन्वर्ट हो गया है, आईएम बॉम्बे में, आईएम मुंबई में। दैट इंस्टीट्यूट, उसका नाम था निटी बॉम्बे। पता नहीं आप लोगों में से किसी ने सुना कि नहीं सुना, निटी बॉम्बे। पिछले 2-1 साल में वो आईएम बॉम्बे में, मुंबई में कन्वर्ट हो गया। वो बेस्ट था, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब ये जो टर्म्स हैं, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इसमें एक बीए वाला काम नहीं कर सकता है, इसमें बीटेक वाला ही काम कर पाएगा। बात आ रही है कि यार समझिए? तो उनके पास भी अगेन जो प्रॉब्लम्स हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो इंडस्ट्री रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, और अगेन सोल्यूशन देने के लिए हैं। आगे की बात समझ, आपका आंसर मिल गया, राइट? तो यू कैन गो इनटू द आईएम्स आल्सो फॉर द एफपीएम प्रोग्राम। 3 से 5 साल का प्रोग्राम है, 25,000 से 35,000 रुपए पर मंथ का असिस्टेंटशिप होते हैं। एफपीएम इज फेलोशिप प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, एफपीएम प्रोग्राम है। फॉरेन यूनिवर्सिटी का अलग डोमेन है, उसके बारे में अलग से डिस्कस करेंगे। नाउ टू कम टू सम this should I write 2 GATE exam, benefits of writing GATE in 3rd year, और why higher studies? हायर स्टडीज करने के 3 रीजन है। हायर स्टडीज करने के 3 रीजन। सबसे पहली चीज ब्रांडिंग,
सबसे इंपॉर्टेंट चीज ब्रांडिंग। अकेला हायर स्टडीज मैटर नहीं करता कि तुमने एमटेक किया, एमएस किया, पीएचडी किया, अकेला ये मैटर नहीं करता, कहां से किया ये मैटर करता है। ब्रांडिंग, दैट इज कॉल्ड ब्रांडिंग। एलएनटी यहां पे आ रही है प्लेसमेंट के लिए, एलएनटी एनआईटी जलंधर भी जा रही है प्लेसमेंट के लिए, एलएनटी आईटी रोहतक भी जा रही है प्लेसमेंट के लिए, एलएनटी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी या एलपीयू भी जा रही है प्लेसमेंट के लिए। पैकेज सेम दे रही है सभी को, सेम दे रही है पैकेज। बीटेक किया सभी ने, वही सेम सब्जेक्ट किए, क्यों दे रही है पैसा? ब्रांडिंग सबसे बड़ा रीजन है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ब्रांडिंग है। जब तक तुम्हारे रिज्यूमे के ऊपर ब्रांड्स नहीं आएंगे, और वो ब्रांड्स तुमने कहां से किया है, अब एक तो बीटेक या एमटेक का ब्रांडिंग हो गया, एक तुम्हारा इंटर्नशिप से भी तुम अपनी ब्रांडिंग कर सकते हो। तुम लोग आईआईटीज में जा सकते हो अपनी इंटर्नशिप के लिए, 6 वीक्स के लिए, 2 वीक्स के लिए, यू कैन गो देयर, यू कैन गो अब्रॉड ऑल्सो फॉर द इंटर्नशिप। पेड इंटर्नशिप की मैं बात कर रहा हूं मैं, यू कैन गो देयर। इससे तुम्हारी ब्रांडिंग होती है। तुमने प्रोजेक्ट क्या किए अपने बीटेक के दौरान, इससे तुम्हारी ब्रांडिंग होती है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज अ ब्रांडिंग। दूसरी चीज है दैट इज अ स्पेशलाइजेशन। सर आज स्ट्रक्चर इंजीनियर की ज्यादा रिक्वायरमेंट है या एनवायरमेंट इंजीनियर की रिक्वायरमेंट ज्यादा है? एनवायरमेंट की ज्यादा रिक्वायरमेंट है इस टाइम पे। इंडिया तो एक डेवलप कंट्री नहीं है, अभी हम लोग एनवायरमेंट के बारे में इतना अवेयर नहीं है, ना ही इतना सोचने लगे हैं। तो थिंक अबाउट द डेवलप्ड कंट्रीज जिनको रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। नाउ दे आर डूइंग रिसर्च टू सेव फ्यूचर, टू सेव फ्यूचर। क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं एनवायरमेंट के अंदर, किस तरीके के चेंजेस हैं, कैसे उसको कंट्रोल में किया जा सकता है, कहां से ये चेंजेस आए हैं सारे के सारे, ये सारा एनवायरमेंट डोमेन है। डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर एनवायरमेंट का तो इतना ज्यादा स्कोप है, मैं आपको बता नहीं सकता हूं, मैं इतना ज्यादा स्कोप है उसके अंदर। यू ऑल कैन गो देयर, यू ऑल कैन गो देयर। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बातें? तो दूसरा पार्ट आ गया दैट इज द स्पेशलाइजेशन। तीसरा पार्ट आ गया जिससे तुम्हारी पर्सनैलिटी में चेंज आएगा, दैट इज एक्सपोजर। क्योंकि तुम ऐसी जगह पे जाके ये चीजों की बात कर रहे हो, आप आईआईटीज की बात कर रहे हो, एनआईटीज की बात कर रहे हो, जहां पे पूरे इंडिया का बच्चा बैठा है और जो फिल्टर होके आया है, फिल्टर होके मतलब समझ रहे हो, जो एग्जाम क्रैक करके गया वहां पे, वो फिल्टर होके आया वहां पे, एंड दे नो एवरीथिंग। और तुम्हें एक दूसरे से लर्निंग बहुत ज्यादा होता है, एक दूसरे से सीखने को बहुत ज्यादा वक्त मिलता है। आपके दिमाग में था, गए आप ठीक है मास्टर्स करने के लिए, आपके दिमाग में था बग था एक कि मेरे को कोई कंसल्टेंसी फर्म ओपन करनी है, वहां गए, एक आप फ्रेंड और मिल गया जिसके दिमाग में ये चीज किया, दोनों ने मिलके एक नया स्टार्टअप ओपन कर दिया। ऐसी चीजें होती हैं, ऐसी चीजें होती हैं। एक्सप्लोर द वर्ल्ड, बहुत अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, और पैसा बीटेक के बाद पैसा खर्च करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बिलीव मी फ्रेंड्स, बीटेक के बाद पैसा खर्च करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यही हमारी गलती लगती है कि सर फिर से घर से पैसे मांगने पड़ेंगे। नहीं रिक्वायरमेंट है, नहीं रिक्वायरमेंट है। चाहे तुम इंडिया की बात कर लो, चाहे तुम अब्रॉड की बात कर लो, नहीं रिक्वायरमेंट है। राइट? तो हायर स्टडीज क्यों? पहला ब्रांडिंग, दूसरा स्पेशलाइजेशन, तीसरा एक्सपोजर। इस कारण से थर्ड ईयर में क्यों लिखना सर गेट एग्जाम? बिल्कुल लिखना चाहिए, क्योंकि कॉलेज रहते रहते तुम्हारे पास 2 चांस मिल जाते हैं तुम्हें इसको, और इसको करिकुलम से मैच बड़े इजीली किया जा सकता है। कि जो तुम्हारे ऑल्दो की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी का एक स्लाइड अलग से है कि तुम इसको कॉलेज के साथ कैसे मैनेज करना, इट्स वेरी इजी। यू शुड राइट थर्ड ईयर के अंदर आपको लिखना चाहिए, फाइनल ईयर में भी लिखो, सो दैट कि कॉलेज रहते रहते तुम्हें 2 अपॉर्चुनिटी मिल जाए। अब वो कॉलेज रहते रहते कैसे मैनेज करना है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तीसरा मैंने यहां पे बोला था, शुड आई राइट 2 गेट एग्जाम? मैं आज से 2-1 साल पहले बोल रहा था कि तुम 2 गेट एग्जाम लिखो, लेकिन अब मैं बोल रहा हूं तुम एक ही लिखो। अब तुम 2 गेट एग्जाम दे कौन कौन से दे सकते हो, या बीइंग द सिविल इंजीनियर आपके पास और कौन कौन से एग्जाम है देने को? आप लोग गेट सिविल से दे सकते हैं, राइट? आप लोग गेट एनवायरमेंट से दे सकते हैं, आप लोग गेट जियो इन्फॉर्मेटिक्स से दे सकते हो, आप लोग गेट डेटा साइंस से दे सकते हो। मेरा सर मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है, मेरे को कोडिंग और इस डोमेन में जाना है, राइट गेट इन डीए, डोंट राइट गेट इन सिविल, राइट गेट इन डीए। आप लोग गेट इंजीनियरिंग साइंसेस से दे सकते हो, एक्सी से दे सकते हो। आप लोग देयर आर सो मेनी पेपर यू कैन राइट एट ए टाइम। एक भी दे सकते हो, जरूरी नहीं है 2 देने, एक भी दे सकते हो। अब ये डिपेंड करता है कौन सा पेपर देना है, कौन सा नहीं देना है, ये डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि आप इसके थ्रू फायदा क्या लेना चाहते हो। अगर तो तुम जाना चाहते हो पब्लिक सेक्टर गेट के थ्रू, तो तुम्हें गेट सिविल में लिखना पड़ेगा जिसमें तुम्हारा बीटेक का ब्रांच है। लेकिन अब अगर तुम किसी स्पेशलाइज्ड कोर्स में जाना चाहते हो, डोंट राइट सर मेरे को एनवायरमेंट में इंटरेस्ट है, मेरे को एनवायरमेंट में जाना, तो डोंट राइट गेट इन सिविल, राइट गेट इन एनवायरमेंट। और डिजाइन वाले सब्जेक्ट्स उसमें होते ही नहीं है। एफएम होता है, सोम, आरसीसी, स्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन, जियोटेक, होते ही नहीं उसके अंदर सब्जेक्ट्स। बात आ रही कि नहीं इसमें?
तो किसके बेस पे डिसाइड करना है कौन सा करना नहीं करना है, वो डिपेंड करेगा तुम्हारी इसके बाद की प्रेफरेंस क्या है। बात आगे समझ की नहीं आ गई है, राइट। तो 2 गेट एग्जाम देने नहीं देने हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अगर आप मेरे से पूछोगे थर्ड ईयर में, फाइनल ईयर में यू शुड राइट द गेट एग्जाम, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखो और बहुत सारे एग्जाम है, मैंने लिंकिंग वैसे तो बना ही दिया कि जो तुम्हारा स्टेट जेईई का तैयारी है वही तुम्हारा पब्लिक सेक्टर विदाउट गेट का तैयारी है। कंपल्सरी नहीं है भरना। देखो स्टेट के कुछ इश्यूज हैं, स्टेट के क्या इश्यूज हैं, यहां पे पंजाब से कौन कौन है, मेजोरिटी पंजाब। हरियाणा से है कोई, वेरी गुड। यूपी से है कोई, जम्मू से है कोई, जम्मू कश्मीर से, बिहार से। अच्छा मेरा आप सभी से क्वेश्चन, आपकी स्टेट में अगली वैकेंसी कब आएगी, आपकी स्टेट में अगली वैकेंसी कब आएगी, किसी को आइडिया नहीं है, किसी को आइडिया नहीं है, और ना ही तुम श्योर हो सकते हो इसको, तुम सिर्फ आइडिया लगा सकते हो। जैसे पंजाब में 27 में इलेक्शन है, तो पता है यार निकालेंगे निकालेंगे, एक साल पहले आनी है, क्योंकि इलेक्शन के साथ इसका लिंक है, राइट, ये पता है। लेकिन कितनी आएंगी फिर अगला क्वेश्चन, फिर तीसरा क्वेश्चन मेरा निकलेगा नहीं निकलेगा, ये अगला क्वेश्चन आ गया। तो इसी कारण से अगर तुम अपनी सिलेक्शन को अपनी स्टेट में श्योर करना चाहते हो, यू शुड राइट दीज एग्जाम्स, गेट एंड अदर देन दिस पब्लिक सेक्टर जो विदाउट गेट होते हैं। एंड इन अ सिंगल ईयर, बिलीव मी फ्रेंड्स, बीइंग द सिविल इंजीनियर, यू कैन राइट रफली 40 to 50 एग्जाम्स विदाउट गेट। और ये जो 40 to 50 एग्जाम ऐसे एग्जाम्स हैं जिसका प्रिपरेशन करने का तरीका एक ही है, कॉमन है, उसमें कुछ भी नया नहीं करना आपने।